माई कल्टिवेशन डिपेंड्स ऑन सिमुलेशन। अध्याय 31। ये यांग ने बेहद कम दिखाई देने वाली धुंध को देखा। वह जानता था कि ज्यादातर धुंध पानी थी, जिससे शॉलिंगर उसमें घुल गई। वह कहीं से भी उसके पीछे प्रकट हो जाती और अचानक वार कर देती। इस चाल का जवाब तभी दिया जा सकता था जब प्रतिद्वंद्वी का हमला दिखाई दे। वह बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। ज्यादा उत्सुकता इस धुंध में अचानक फंसकर मारा जा सकता था। ये यांग ने बस अपना आत्मा शिशु भला पकड़ा, बैठ गया और अपने मन को शांत किया। थोड़ी देर बाद उसके सिर के ऊपर एक आकृति प्रकट हुई। बिना सोचे समझे ये यांग ने अपना आत्मा शिशु भला उठाया, उसमें भला आशय भर दिया और उसे ऊपर की ओर धकेल दिया। शॉलिंगर ने ये यांग से इतनी जल्दी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। समय पर बच न पाने के कारण उसका हाथ आत्मा शिशु भले से छिद गया, जिससे खून का एक तालाब बन गया और फिर वह फिर से गायब हो गई। वह मेरी चालों को इतनी अच्छी तरह कैसे जानता है? वह असल में कौन है? इस समय शॉलिंगर को ये यांग की पहचान पर शक होने लगा था। शॉलिंगर के आगे कोई कदम उठाने से पहले ही ये यांग ने अपना आत्मा शिशु भला पकड़ लिया और उसे उसकी ओर बढ़ा दिया। शॉलिंगर ने आश्चर्यचकित होकर भाले के वार को पलक झपकते ही चकमा दे दिया। तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला? उसने थोड़ी उलझन और संदेह के साथ पूछा। वह जानती थी कि जब वह मिस्ट मिराज का इस्तेमाल करती है तो 6 क्रांतियों वाला मानव लोक का विशेषज्ञ भी उसे नहीं ढूंढ सकता। इस 2 क्रांतियों वाले ये यांग की तो बात ही छोड़ दीजिए। शॉलिंगर की प्रतिक्रिया एक ठंडी हवा के झोंके के रूप में हुई जो उसकी ओर तेजी से बही। आत्मा शिशु भला, जिसमें हत्या की भावना थी, शॉलिंगर के शरीर की ओर ठंडी गति से घुस गया। शॉलिंगर को पहली बार संकट का एहसास हुआ। वह उछल पड़ी और साथ ही अपने युवान सागर से बेतहाशा सच्चा सार छोड़ दिया, जिससे मिस्ट मिराज सक्रिय हो गया। कोहरा फिर से घना हो गया, इतना घना कि आंखों के सामने रखी उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। आसमान भी हल्का सा काला हो गया और पानी की एक परत उसके शरीर को ढंक रही थी, जो जोर से नुकसान का प्रतिरोध कर रही थी। सिर्फ एक हल्की यंग ध्वनि सुनाई दी, जैसे चील की चीख या हवा के फटने की आवाज। अगले ही पल शॉलिंगर उड़ गई। ये यांग आत्मा शिशु भला पकड़े उसके पीछे पीछे चल रही थी। शॉलिंगर चाहे जितना भी बचती, ये यांग उसे देख रहा था, पीछे से हमला कर रहा था। ये नामुमकिन है, नामुमकिन। शॉलिंगर चिंतित हो गई। बचपन से ही किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना न करने के कारण अब उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसने उसे निराश किया। अगर वह येयुयाशी चो होता तो वह इसे स्वीकार कर सकती थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी केवल कम योग्यता वाला था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवनकाल में केवल 3 चक्कर ही लगा सकता था। शॉलिंगर को यह नहीं पता था कि जिस क्षण ये यांग ने उसे आत्मा शिशु भले से मारा, उसने अपना सच्चा सार उसके शरीर में डाल दिया था और उसे चिन्हित कर दिया था। शॉलिंगर चाहे कहीं भी छिपी हो, ये यांग को उसकी स्थिति जानने के लिए बस उसके सच्चे सार को महसूस करने की जरूरत थी। इससे हमेशा घमंडी रहने वाली शॉलिंगर को गहरा झटका लगा। 9वां रूप, जल कारागार। आखिरकार शॉलिंगर अपने आखिरी 2 तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल करने से खुद को रोक नहीं पाए। तुरंत आसमान से भारी बारिश हुई। बारिश में भीगी ये यांग अपनी जगह पर ही स्थिर हो गई, हिल भी नहीं पा रही थी। धुंध धीरे धीरे छट गई और आसमान में बारिश तेज होती गई, जिसने ये यांग को बारिश में कैद कर दिया। इस जल कारागार की चपेट में आने पर व्यक्ति गतिहीन हो जाता है और सच्चा सार वर्षा जल में बह जाता है। वर्षा की प्रत्येक बूंद सच्चे सार की एक बूंद बहा ले जाती है। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी को बहते हुए सच्चे सार को पहचानना मुश्किल लगता है, और जब तक उन्हें एहसास होता है कि उनका सच्चा सार समाप्त हो गया है, तब तक पछताने में बहुत देर हो चुकी होती है। जल कारागार का यही भयानक पहलू है। ये यांग ने वर्षा ऋषि द्वारा रचित इस चाल की प्रशंसा करते हुए मन ही मन सोचा, अगर पिछला अनुकरण न होता तो ये यांग को कभी पता ही नहीं चलता कि वर्षा जल चुपके से सच्चा सार चुरा लेगा। इस चाल को तोड़ना मुश्किल भी है और आसान भी। इसमें प्रतिद्वंद्वी के मन को विचलित करना शामिल है, क्योंकि जल कारागार का उपयोग करने के लिए वर्षा जल की प्रत्येक बूंद पर केंद्रित मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि दूसरों को कैद करते समय कोई विचलित नहीं हो सकता। ये यांग इन बातों से अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि उसे कुछ छोटी छोटी बातें पता नहीं थीं, लेकिन वह बड़ी बातों के बारे में जरूर जानता था। पिछले सिमुलेशन में उसने भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में सीखा था, जिनमें बीस्ट फैमिली के अकथनीय रहस्य भी शामिल थे। शॉलिंगर, वर्षा ऋषि की यह स्वर्ग श्रेणी तकनीक प्राप्त करना बहुत कठिन रहा होगा, है ना? ये यांग ने मुस्कुराते हुए सीधे उसकी ओर देखते हुए कहा। ये सुनकर शॉलिंगर का दिल धड़क उठा और जिस जल कारागार पर वह कब्जा जमाए हुए थी वह लगभग बिखर गया, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से नियंत्रण पा लिया। ये यांग, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो और मैं नहीं सुनूंगी। बस इस जल कारागार में मरने का इंतजार करो। इस बार शॉलिंगर का इरादा ये यांग के असली सार को इस जल कारागार में तब तक बहने देना था जब तक वह मर नहीं जाता। लेकिन ये सुनकर ये यांग ने शॉलिंगर को चिढ़ाने वाली नजरों से देखा। कितना भयानक!
कुछ लोगों ने स्वर्ग पद की तकनीक के लिए वास्तव में अपना रूप बदलकर कुल नेता की बेटी का रूप धारण कर लिया, उसे मार डाला और उसका धन चुरा लिया। ये यांग की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन वह शॉलिंगर के कानों तक साफ पहुंची। ये शब्द सुनकर शॉलिंगर के दिल पर मानो बिजली गिर गई। ये यांग की बातों से वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई, और साथ ही उसकी हत्या की मंशा पूरी तरह से उजागर हो गई, मानो हवा में जम गई हो। तुम असल में कौन हो? शॉलिंग र ने बर्फीली भौहों से पूछा और दांत पीसते हुए ये यांग की ओर देखा। अखाड़े के नीचे उनकी बातचीत किसी ने नहीं सुनी, जो बारिश की आवाज़ में दब गई। जल कारागार तुरंत टूट गया और ये यांग को अपनी आज़ादी वापस मिल गई। अनुकरण में, जब वह 12 साल का था, बीस्ट फैमिली विलेज से ज्यादा दूर नहीं, एक ग्रामीण को उसके बाहरी घर में एक छोटी बच्ची की लाश मिली। ग्रामीण ने तुरंत बीस्ट फैमिली के उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी और बीस्ट फैमिली का एक बुजुर्ग वहां पहुंचा। जांच के बाद बुजुर्ग बहुत घबरा गया। बाहरी घर में पड़ी लाश असल में बीस्ट फैमिली कबीले के मुखिया की 9 साल की बेटी शॉलिंग र की थी। ये देखकर बीस्ट फैमिली का बुजुर्ग स्तब्ध रह गया। हालांकि पशु परिवार के मुखिया ने तुरंत खबर का खुलासा नहीं किया। इसके बजाय उसने वहां मौजूद सभी नश्वर प्राणियों को मार डाला, खबर को दबा दिया और गुप्त रूप से कुलगुरु को सूचित कर दिया। कुछ समय की जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वर्तमान शॉलिंग र बाइहोंग नामक एक व्यापारी कारवां का एक व्यापारी था। बाइहोंग मूल रूप से पशु परिवार में व्यापार के लिए आई थी, लेकिन उसने अप्रत्याशित रूप से सुन लिया कि पशु परिवार का कुलगुरु अपनी बेटी को एक स्वर्ग श्रेणी तकनीक देने वाला था। उसने उस स्वर्ग श्रेणी तकनीक का लालच किया। संयोग से बाइहोंग के पास एक आकार बदलने की तकनीक थी। उसने अपना रूप बदला, कुलगुरु की बेटी शॉलिंग र को मार डाला और फिर उसकी जगह ले ली। कुलगुरु की बेटी का रूप धारण करने के बाद उसे साधना के लिए प्रचुर संसाधन प्राप्त हुए और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ी। यही मुख्य कारण था कि उसकी शक्ति उसके साथियों से कहीं अधिक थी। यही उसका रहस्य था। हालांकि उसकी असली पहचान 4 साल बाद ही उजागर होने वाली थी, ये यांग ने समय से पहले ही उसे उजागर कर दिया और एक पल के लिए बाइहोंग के नाजुक चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखाई दी। बाइहोंग गहराई से जानती थी कि वर्तमान बीस्ट फैमिली ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह विरोध कर सके। वह अभी 3 क्रांतियों के शुरुआती चरण में थी। एक बार उसकी पहचान उजागर हो जाने के बाद केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही थी। बाइहोंग के घबराए हुए भाव को देखकर ये यांग बिल्कुल यही प्रभाव चाहता था। केवल उसकी लय को बाधित करके ही वह उसे बेहतर ढंग से हरा सकता था, उसके हमलों को अराजक बनाकर और इस तरह उसकी कई कमजोरियों को उजागर कर सकता था। आखिर तुम कौन हो? बाइहोंग ने फिर पूछा। उसकी नाजुक भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसका स्वागत ये यांग के आत्मा शिशु भाले ने किया। आत्मा शिशु भाला मानो वध के देवता के रूप में अवतरित हुआ हो, सीधे बाइहोंग के चेहरे पर दबंग भाला इरादे लेकर आया। बाइहोंग ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और ये यांग पर 5 पानी की बूंदें फेंकीं। प्रत्येक पानी की बूंद में बड़ी मात्रा में सच्चा सार था। अगर वार किया जाता तो छाती में कटोरे के आकार का खूनी छेद हो सकता था। ये हमला देखकर ये यांग ने तुरंत बचने के लिए वन स्टेप अवे का इस्तेमाल किया। ऐसे अराजक हमलों ने ये यांग को मारना लगभग नामुमकिन बना दिया था। ये यांग ने अपने हाथ में लंबा भाला उठाया और तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया और आधी सांस में बाइहोंग के पीछे प्रकट हो गया। लंबे भाले ने एक ही वार में बाइहोंग के शरीर को चीर दिया। जब से बाइहोंग को एहसास हुआ कि उसका राज खुल गया है, उसके हमले बेकाबू और अव्यवस्थित हो गए, जिससे ये यांग को कोई खतरा नहीं रहा। ये यांग ने वन स्टेप अवे के जरिए बाइहोंग के हर हमले को आसानी से चकमा दे दिया। आसमान की रिमझिम बारिश धीरे धीरे थम गई और लंबे समय से इंतजार कर रही धूप दिखाई देने लगी। धूप बिखर गई, धुंध छट गई और सबकी नजरें धीरे धीरे साफ होने लगीं। मंच पर आकृतियां धुंधली थीं, लेकिन धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगीं। आखिरकार कोहरा छट गया। देखते हैं ये मुकाबला कौन जीतता है। ये तो जाहिर है ये हमारे बीस्ट फैमिली की लिंक रही होगी। आखिरकार उसके साथियों में उसका कोई विरोधी नहीं है। ये यांग बहुत परेशान करने वाला है, हमारा बहुत समय बर्बाद कर रहा है। चाहे वह कितना भी दिखावा करे, वह शूलिंग र से हार ही गया था। अब हो सकता है कि वह लिंग र के हाथों मर भी जाए। जानवर परिवार के गांव के कई बुजुर्ग अखाड़े के नीचे खड़े होकर मजाकिया मुस्कान के साथ चर्चा कर रहे थे। हालांकि धीरे धीरे धुंध छट गई और आखिरकार असली दृश्य सामने आ गया। सिर्फ एक व्यक्ति एक लंबा भाला उठाए हुए दिखाई दे रहा था और भाले के अग्रभाग पर एक और व्यक्ति था। हवा में सफेद कपड़ों में एक दुबली पतली महिला को सूली पर चढ़ाकर ऊपर उठाया गया था। उसका चेहरा दर्द, भय और अविश्वास से भरा हुआ था। जब सभी ने साफ देखा कि भाला पकड़े हुए व्यक्ति ये यांग था, तो ये दृश्य देखकर वे पूरी तरह से दंग रह गए, मानो उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। अच्छा हुआ कि मैंने उसे वर्षा ताओवादी की आखिरी चाल, जल बलिदान, का इस्तेमाल नहीं करने दिया।
पिछले अनुकरण में शू लिंग एर ने इस चाल जल बलिदान का इस्तेमाल किया था, जिससे ये यांग के आंतरिक अंग सीधे चकनाचूर हो गए थे, यहाँ तक कि उसके युवान सागर में भी दरारें पड़ गई थीं। उसका मूल क्षतिग्रस्त हो गया था और कुछ महीने बाद किराए के लकड़ी के घर में उसकी मृत्यु हो गई। भाले की नोक पर मरते हुए बाई होन को देखते हुए ये यांग की निगाहें धीरे धीरे गहरी होती गईं और वह लगातार अपने मन में विचार कर रहा था। आखिरकार उसने बाई होन को अखाड़े से बाहर फेंक दिया, जिससे उसकी जान बच गई। ये यांग को पहले से ही अंदाजा था कि बाई होन अभी भी मूल्यवान है और उसके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। अखाड़े के नीचे गहरी रात के सन्नाटे जैसा सन्नाटा छा गया था। सभी ने चौड़ी आंखों से शॉ लिंग र को देखा, जिसे ये यांग ने नीचे गिरा दिया था। इस दृश्य ने सभी की आंखों में अविश्वास भर दिया। ये बात अलग है कि ये यांग की योग्यता कम थी और वह केवल 2 क्रांतियों में ही था। हालांकि वह युद्ध के दौरान अचानक मध्य चरण में पहुंच गया था, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि शॉ लिंग र 3 क्रांतियों में था। क्षेत्रों में भारी असमानता, विभिन्न पंक्तियों में एक दुश्मन को मार गिराना, इससे तीनों गांवों के लोगों को ऐसा लगा जैसे वे सपना देख रहे हों। इस पीढ़ी के सबसे पसंदीदा शॉ लिंग र को ये यांग ने हरा दिया, जिसकी योग्यता कमजोर थी। इस बात ने निस्संदेह 20 परिवार के सदस्यों के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया, जिनके चेहरे तप रहे थे। ये यांग और ये यू, ये दोनों भाई सचमुच इस पीढ़ी के विलक्षण प्रतिभावान हैं। बस इसी क्षण सभी धीरे धीरे संभलें। इस साल का चैंपियन हमारा नाइट परिवार है। ये 13 उत्साह से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। शाबाश ये यांग, तुम दोनों भाई वाकई असाधारण हो, ये फैंग ने उत्साह और राहत के साथ ये यांग की ओर देखते हुए कहा। उन्हें चैंपियनशिप जीते हुए बहुत समय हो गया था। अब नाइट परिवार ने आखिरकार पहला स्थान हासिल कर लिया और सभी बहुत खुश थे। हालांकि प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन नतीजा पहले ही तय हो चुका था। इस समय नाइट परिवार के केवल 2 लोग मैदान पर बचे थे, जुड़वां भाई ये यांग और ये यू। इस मुकाबले से ये यांग एक बार फिर मशहूर हो गए और सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। अपने भाई का दर्शकों द्वारा उत्साहवर्धन और प्रशंसा होते देख ये युए को बहुत बुरा लगा। अंतिम मुकाबला ये यांग बनाम ये युए। ये जिऊजोऊ ने अंतिम मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट की अध्यक्षता की और अखाड़े में उत्साह अब अपने चरम पर पहुंच गया था। प्रतियोगिता के इस दिन धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। चारों ओर अलाव जलाए गए थे और तरह तरह के लालटेन लटकाए गए थे, जिससे माहौल बहुत जीवंत हो गया था। ये मुकाबला अंतिम विजेता का फैसला करेगा और सभी उत्साह से अपनी अपनी बाजी लगाने लगे। मैं ये युए की जीत पर दांव लगा रहा हूँ। हालांकि ये यांग ताकतवर है, लेकिन वह टूर्नामेंट में केवल अच्छी किस्मत की वजह से ही आगे बढ़ पाया। मैं ये युए की जीत पर 100 चांदी के सिक्के दांव पर लगाऊंगा। आखिरकार उसमें वाकई उच्च कोटि की योग्यता है। मैं ये यांग पर दांव लगा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि वह अभी भी चमत्कार कर सकता है। सभी ने इस बात पर दांव लगाना शुरू कर दिया कि आखिर में दोनों भाइयों में से कौन जीतेगा, लेकिन ज्यादातर का झुकाव ये युए की ओर था। आखिरकार शुरू से ही जब ये युए ने शी चाओ को हराया था, तो ये स्पष्ट था कि उसने ज्यादा मेहनत नहीं की थी। अगर उन्हें पता होता कि ये युए की शी चाओ पर जीत ये यांग की वजह से थी, जिसने स्पीयर इंटेंट से शी चाओ को बुरी तरह घायल कर दिया था, तो शायद वे और भी हैरान होते। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू हुई। यह अंतिम मुकाबला था और हर 10 साल में एक बार आयोजित होने वाले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का अंतिम विजेता भी। जो भी जीतेगा उसका नाम 10 साल तक गूंजेगा और साथ ही अपने परिवार को प्रसिद्धि दिलाएगा, उसे मजबूत करेगा। ये यांग, एक दूसरे से लड़ो। ये जिऊजोऊ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये यांग अंत तक जीवित रहेगा, लेकिन अब तो वह थक ही गया होगा, है ना? ये युए, मैंने उसे जो जहरीली सुई दी थी, वह तुमसे निपटने के लिए थी। ये यांग दूर से ये जिऊजोऊ अखाड़े में खड़े दोनों लोगों को आधी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक परछाई छा रही थी। आखिरकार निर्णायक अंतिम युद्ध आ गया। दोनों भाई एक ही अखाड़े में खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। नीचे अलाव धधक रहे थे, जिससे पूरा आकाश जगमगा रहा था। राक्षसी पंजों जैसी लपटें लगातार आसमान की ओर उठ रही थीं। टिमटिमाते अखाड़े में दोनों की परछाइयां लगातार मुड़ रही थीं। छोटे भाई की आंखों में आक्रोश था, जबकि बड़े भाई की आंखों में गहरी गहराई थी। इस समय ये युए की आंखों में अपने बड़े भाई के लिए पहले जैसा सम्मान नहीं था, केवल घृणा और हत्या का इरादा रह गया था। ये यांग को पहले ही अंदाजा हो गया था कि ये युए की आंखों में शायद ये जिऊजोऊ के झूठ का बादल फिर से छा गया होगा। भाई, आज हम में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता है। मैं अपना सब कुछ वापस पाना चाहता हूं, जिसमें पिताजी द्वारा छोड़ी गई चीजें भी शामिल हैं। ये यांग ने अपने मूर्ख छोटे भाई को उदासीनता से देखा, बस धीरे से आह भरी। सिर्फ एक गुरु को स्वीकार करके तुम इतने आश्वस्त हो। ये सुनकर ये युए अपनी आस्तीन में हाथ डालकर जहरीली सुई निकालने से खुद को रोक नहीं पाया। बस हार मान लो भाई, इस तरह तुम अभी भी जिंदा रह सकते हो।
सच कहूं तो ये युए नहीं चाहता था कि ये यांग आत्मसमर्पण करे, क्योंकि तब वह अपने भाई को हरा नहीं पाएगा और सबको दिखा नहीं पाएगा कि सबसे ताकतवर कौन है। इसके अलावा युद्ध में अपने भाई को मारकर जीवन मरण का समझौता करके उसे आगे आने वाली किसी भी समस्या का डर नहीं होगा। तुम बहुत भोले हो ये युए, इतने सालों में तुम बिल्कुल मूर्ख ही रहे हो। चूंकि भाई इतना जिद्दी है और मेरी सलाह बेकार है, इसलिए मैं बस एक कदम ही उठा सकता हूँ। ये कहकर ये युए ये यांग की ओर बढ़ा। ये फिर से वही युद्ध शैली है। पास पहुंचने के बाद वह अपने फ्लेम विंड डांस का इस्तेमाल करता है। नज़दीकी सीमा पर ये युए के हमलों से बचना मुश्किल है। ये जियाविन को इस चाल से काफ़ी तकलीफ हुई है। मुझे आश्चर्य है कि ये यांग इसका समाधान कैसे करेगा। मंच के नीचे सभी लोग ये यू के बारे में चर्चा कर रहे थे, और जिन लोगों ने ये यू पर दांव लगाया था वे अपनी मुट्ठियां भींचकर उस दृश्य का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जहां ये यू एक ही वार में ये यांग को मार गिराएगा। ये यू की गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही उसके हमले ने ये यांग से दूरी कम कर दी और उसी समय उसके हाथ में आग का एक गोला जल उठा। ज्वाला वायु नृत्य एक फीनिक्स में बदल गया। ये यांग पर झपटा। ये यांग का भाव शांत था, बिना किसी बदलाव के, क्योंकि वह आती हुई लपटों को देख रहा था और स्थिर खड़ा था। जैसे ही अग्नि फीनिक्स उस पर झपटने वाला था, ये यांग ने अचानक अपना आत्मा शिशु भला उठा लिया। एक शिशु की तरह चीख। ये यांग ने स्तब्ध भाव से पैर पटका और आग की लपटों की ओर दौड़ा। क्या? ये यांग की हरकत से ये यू चौंक गया। यह उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। एक सामान्य व्यक्ति इतनी नज़दीकी लपटों को देखकर सहज ही बच निकलता है, जिससे वह जहरीली सुई चला सकता है, जबकि ये यांग बच जाता है। इससे ये यांग को बचने और चोट लगने से बचाया जा सकता है और बाकी युद्ध क्षेत्र पर उसका नियंत्रण होगा। इस समय ये यांग के आगे बढ़ने से ये यू का दिल चीख उठा, अच्छा नहीं, और वह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये यांग एक सर पर दौड़ते जंगली घोड़े की तरह एक तेज हवा के साथ दौड़ा। भाले के इरादे से उत्प्रोत आत्मा शिशु भाला बाहर निकल आया और आग से बना फीनिक्स तुरंत गायब हो गया। ये यू के कान में एक फुसफुसाहट की आवाज़ गूंजी। ये यू ने सहज ही अपना सिर झुकाकर बचाव किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ये यांग ने उसका एक कान काट दिया। ये यू ने अपना कान पकड़ा, तेजी से पीछे हटा और अपनी उंगलियों से लगातार असली सार छोड़ता रहा। ये यांग पर वार करने और उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता रहा। हालांकि ये यांग और करीब आ गया। उसकी एक कदम दूर की साधना चरम पर थी। उसका शरीर मछली की तरह फुर्तीला था। हर कदम के साथ ये यू की नज़रों से ओझल हो जाता था। हर बार जब वह गायब होता और फिर प्रकट होता तो ये यू के शरीर पर छोटे बड़े घाव छोड़ जाता। ये यू ने ये यांग को एक भी कदम उठाते नहीं देखा, इससे पहले कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ये यांग इतना तेज कैसे हो सकता है? जब भी वह हमला करता है मुझे बस उसकी एक छवि दिखाई देती है। ये यू को देखो, वह बहुत घबराया हुआ लग रहा है और उसे पलटवार करना नहीं आता। इस तरह की लड़ाई केवल करीबी मुकाबले वाले साधक ही संभाल सकते हैं, है ना? ये दोनों भाई वाकई जान लेने पर तुले हुए हैं, सचमुच निर्दयी इंसान हैं। मंच के नीचे ये तेरा के चेहरे पर चमक थी। उसका दिल इस ये यांग से पहले ही स्तब्ध था, जो अभी दूसरे मोड़ पर ही था। क्या ये सचमुच वह शक्ति है जो एक कमज़ोर योग्यता प्रकट कर सकती है? भीड़ अपने शोर से शांत हो गई और अखाड़े में चल रहे रोमांचक युद्ध को गौर से देखने लगी, किसी भी छोटी सी बात से चूकने के डर से। हर बार जब आत्मा शिशु भाला ये यू के पास से गुजरता तो उसके चेहरे पर एक निशान रह जाता, लेकिन ये यू की प्रतिक्रिया भी तेज थी। हर बार वह आत्मा शिशु भाले को एक महत्वपूर्ण बिंदु पर लगने से बचा लेता। इस समय मंच पर एक भाई के हाव भाव अपरिवर्तित थे, जबकि दूसरे का चेहरा घबराया हुआ था, क्योंकि वह पूरी तरह से हर हमले से बचने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ये यांग के हमले निर्णायक थे और उनमें जानलेवा इरादे थे, जिससे उसके प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने का भी समय नहीं मिला। मंच के नीचे ये शेंग ने युद्ध को देखते हुए आश्चर्य से अपना मुंह खोला। इतनी तेजी से अगर वह मंच पर जाता तो शायद उसे भी बचना मुश्किल होता। ये यांग ने ये कैसे किया? उसने शी चौ से बराबरी पर मुकाबला किया, शॉलिंग र को हराया और अब वह ये यू को दबा रहा है। क्या ये वास्तव में वह युद्ध क्षमता है जो एक छोटी निम्न स्तरीय योग्यता में हो सकती है? इतनी बार अनुकरण करने के बाद ये यांग ये यू की हर चाल और रुख को स्पष्ट रूप से जानता था। आटे में काली दाल की तरह वह एक नज़र में ये यू की हरकतों को देख सकता था। ये यू को लड़ाई की समझ नहीं थी। हर हमले में उसे एक मुद्रा बनानी पड़ती थी, जो निस्संदेह सबसे भोली और हास्यास्पद बात थी। असली लड़ाई में कौन तुम्हारे धीरे धीरे हमले के लिए तैयार होने का इंतजार करेगा? और तुम्हारी हरकतें ही तुम्हारे अगले कदम तय करती हैं। तुम्हारे कदमों की गति, तुम्हारे कंधों का हिलना, तुम्हारे हाथों के हाव भाव वगैरह, ये सब तय करते हैं कि तुम आगे क्या करोगे। इस वक्त ये यूए जो कुछ भी सोच रहा था वो ये यांग को दिख रहा था। ये यांग जो पहले से ही ये यूए का आंतरिक दानव था, अब उसका दुष्स्वप्न बन गया।
ये यांग द्वारा उसके शरीर पर बार बार दिए गए जख्म, जिनसे खून के निशान निकल रहे थे, उसके दिल में लगातार डर पैदा कर रहे थे। घबराहट में ये युए ने अपनी आस्तीन से एक जहरीली सुई निकाली और ये यांग पर मार दी। लेकिन ये यांग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे घुमाया और जहरीली सुई ये यांग की 2 उंगलियों के बीच फंस गई। क्या भाई को कैसे पता? ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ जानता है जो मैं करना चाहता हूँ। ये नामुमकिन है। ये युए ने अपने भाई को बिना पलक झपकाए जहरीली सुई पकड़ते देखा और घबरा गया, बेतहाशा हमला करने लगा और भागने के बारे में सोचने लगा। हालांकि तभी ये यू को अपने पिता ये जियोजो, अपनी माँ और गुरु ये फैंग की याद आई। वह उन्हें निराश नहीं कर सकता था। ये सोचकर ये यू के दिल में टिमटिमाती लौ फिर से भड़क उठी। ये यू ने एक बार फिर फ्लेम विंड डांस शुरू कर दिया और एक फीनिक्स प्रकट हुआ जो पहले से भी ज्यादा जीवंत था। ये यांग की ओर झपटा। ये यांग ने भाले के इरादे से अपनी मुट्ठी भींच ली और आग की लपटों को नजरअंदाज करते हुए ये यू के चेहरे पर सीधा एक मुक्का मारा। ये यू के दांत टूट गए और वह अखाड़े में गिर पड़ा। कुछ सांसें लेने के बाद ये यू फिर से उठने के लिए संघर्ष करता रहा। इस समय उसका सिर खून से लथपथ था, उसे चक्कर आ रहा था और उसे मतली आ रही थी। आखिरकार ये यू खुद को रोक नहीं पाया और मुंह से खून के कुछ कौर थूक दिए और अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई। ये यू ने जल्दी से अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके चेहरे पर डर का भाव था। आत्मा शिशु भाले की चीख ये यू के मन में गहराई से अंकित हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद ये यू को एहसास हुआ कि कोई हलचल नहीं हो रही है और उसे फिर से चोट नहीं लगी है। उसने सावधानी से अपना सिर उठाया, उलझन में, और दूर ये यांग को ठंडे पसीने से लथपथ खड़ा पाया। भाई को क्या हुआ? उसे देखो। अचानक ये यू का दिल खुशी से भर गया। तो बस भाई का असली सार खत्म हो गया है। ये यू उत्साह से खड़ा हो गया, उसके चेहरे से पिछला डर गायब हो गया और उसने राहत भरे भाव से ये यांग को देखा। अब मेरी बारी है भाई। तुमने मुझे जो चोटें पहुंचाई हैं मैं उनका बदला 10 गुना 100 गुना चुकाऊंगा। इस समय ये यांग का असली सार पूरी तरह से खत्म हो चुका था, जैसा कि ये यू ने सोचा था। निम्न श्रेणी की योग्यता का असली सार सचमुच बहुत कम है। ऐसा लगता है कि मुझे किसी उच्च श्रेणी की योग्यता वाले व्यक्ति को ढूंढना होगा जो उसका युवान सागर हथिया सके और मेरा युवान सागर छीन सके। ये यांग के पसीने छूट गए क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि यह सब खत्म होने के बाद वह एक उपयुक्त युवान सागर ढूंढ लेगा। प्रतिद्वंद्वी की हत्या करने के बाद वह उनके युवान सागर को अपने इस्तेमाल के लिए निकाल लेगा। हालांकि किसी का भी युवान सागर नहीं बदला जा सकता। युवान सागर बदलने के बाद उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उसे ऐसा युवान सागर कहाँ मिलता जो शारीरिक अस्वीकृति का कारण न बनता। ये यांग की दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई और उसने अचानक अपने सामने ये यू को देखा जो मुस्कुरा रहा था। उसके मन में एक विचार आया जिसने ये यांग को चौंका दिया और उसके चेहरे का रंग बदल दिया। ठीक इसी समय ये यू अचानक दौड़ा, उसके हाथ में एक तेज लौ ये यांग की ओर झपटी। अपने असली सत्व के पूरी तरह से क्षीण हो जाने के कारण ये यांग को एक पल के लिए हिलना डुलना मुश्किल लगा और उसने तुरंत जीवन सिम्युलेटर खोल दिया। 11 साल की उम्र में तुमने मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लिया और अखाड़े में दूसरे टर्न के मध्य तक पहुंच गए। तुमने शू लिंग एर को हराया और फाइनल मैच में पहुंच गए। ये यू के साथ तुम्हारी लड़ाई के दौरान तुम्हारा असली सत्व क्षीण हो गया था और तुम 1 इंच भी हिल नहीं पा रहे थे। ये यू हत्या के इरादे से तुम्हें इस अखाड़े में खत्म करना चाहता था। तुम ये यू के ज्वाला पवन नृत्य की चपेट में आ गए जिससे तुम्हारा आधा शरीर, एक आंख और एक पैर झुलस गया। तुमने तुरंत आत्मसमर्पण का नारा लगाया और ये फैंग मंच पर आए, ये यू के ज्वाला पवन नृत्य को तितर बितर कर दिया और तुम्हारी जान बचाई। इस तरह तुम बच गए, लेकिन तुम्हारा शरीर बुरी तरह घायल हो गया जिससे तुम अपंग हो गए। ये जियोजो ने तुम्हें बेकार मान लिया और अब तुम पर निशाना नहीं साधा। 12 साल की उम्र में तुम्हारी कहानी धीरे धीरे लोगों की नज़रों से ओझल हो गई और तुम एक विकलांग व्यक्ति बन गए, हर दिन एक कठिन जीवन जी रहे थे। 13 साल की उम्र में पड़ोस की एक छोटी लड़की का खाना चुपके से खाने के कारण तुम्हारा एक पैर टूट गया था। उसके बाद से तुम रोज जमीन पर सिर्फ रेंग ही सकते थे। 14 साल की उम्र में तुम अंततः अपनी पूरी लगन से द्वितीय चरण तक पहुंच गए। एक रात ये यू की हत्या कर दी गई और उसके शरीर को जंगल में छोड़ दिया गया। जब तुमने ये समाचार सुना तो ये जानते हुए कि तुम्हारा जीवन छोटा है, तुमने ये जियोजो के आने से पहले ही खुद को जहर दे लिया और 14 वर्ष की आयु में तुम्हारी मृत्यु हो गई। जैसे ही अनुकरण समाप्त हुआ, ये यांग ने तुरंत अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया। उस महत्वपूर्ण क्षण में ये यांग के शरीर के भीतर युवान सागर तुरंत भर गया, उसे पूरी तरह से भर दिया। उसकी आभा फिर से उमड़ पड़ी और उछलती हुई ज्वाला वायु नृत्य को देखते हुए ये यांग ने आत्मा शिशु भला उठाया और उसे झपट्टा मारा, जिससे भयानक ज्वाला तुरंत तितर बितर हो गई।
आत्मा शिशु भाले की शिशु चीख सुनकर ये यू की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने भाई को अविश्वास से देखने लगा। उसने हाल ही में हुई प्रगति की आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया। क्या भाई पहले ही आगे नहीं बढ़ गया था? वह अब फिर से आगे क्यों बढ़ रहा है? ये यू, जो पास था, ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ये यांग के आगे बढ़ने के बाद उसने नीचे की भीड़ द्वारा खोजे जाने और संदेह पैदा करने से बचने के लिए आगे बढ़ने से उत्सर्जित आभा को दृढ़ता से दबा दिया। हालांकि ये यू छिपने के लिए बहुत करीब था, लेकिन ये यांग को इसकी परवाह नहीं थी। अपने असली स्वरूप को पुनः प्राप्त करने के बाद ये यांग ने अपनी गतिशीलता वापस पा ली और वन स्टेप अवे सक्रिय हो गया, जिससे वह वहां से गायब हो गया। ये यांग को गायब होते देख ये यू का दिल दहल गया। दुश्मन से मुंह मत मोड़ो, ये यू के पीछे से एक फुसफुसाहट आई। उसके अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई और इससे पहले कि वह अपना सिर घुमा पाता, उससे पीछे से अचानक एक झटका सा महसूस हुआ। तुरंत ये यू अपने ही मल में लड़खड़ाते कुत्ते की तरह उड़ गया और अखाड़े में जोर से गिर पड़ा। ये नज़ारा देखकर नीचे मौजूद भीड़ ठहाकों से दहाड़ उठी और ये हंसी ये यू के कानों में मजाक की तरह गूंज रही थी, जिससे वह असहज हो गया। ये यू गुस्से से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी उंगलियां ये यांग पर बेतहाशा हमला करने के लिए बढ़ा दी, लेकिन उसके असली स्वरूप की सभी धाराएं बिना किसी अपवाद के हवा के अलावा कहीं नहीं गिरीं। धिक्कार है, मैं बहुत दूर से सटीक निशाना नहीं लगा सकता और अगर मैं पास भी आ गया तो भाई को हरा नहीं सकता। ये यू जैसे ही सोच रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे, उसी पल ये यू को अचानक अपनी नाक में खटास महसूस हुई, क्योंकि ये यांग ने उसके चेहरे पर फिर से मुक्का मारा। इस बार ये यांग की मुक्का लगभग ये यू के सिर में धंस गई। धमाका! ये यू को लगा कि उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो रही है, उसे तेज चक्कर आ रहा है और उसके सामने का मैदान घूमने लगा है, जिससे उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह वही दृश्य है जब उसके पिता ये जियो जो नशे में थे, बस उस समय वह खुश थे। इस समय उसे एहसास हुआ कि उसकी स्थिति कितनी शर्मनाक थी। ये यू अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, चक्कर का एहसास धीरे धीरे कम हो रहा था और उसने देखा कि उसका भाई उसके सामने खड़ा है, उसे ठंडी निगाहों से देख रहा है। धिक्कार है, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। ये यू शर्म और गुस्से से चिल्लाया, उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसे लगा कि उसका शरीर बेकाबू होकर जमीन पर गिर रहा है। धमाका! ये यांग ने सबके सामने फिर से मुक्का मारा। इस मुक्के में भाले की तीक्ष्णता थी, जिससे वह अखाड़े के लकड़ी के तख्तों से टकरा गया। तख्ते टूट गए, जिससे ये यू को खरोंच लग गई, जिसका चेहरा अब खून से लथपथ, भयानक और डरावना लग रहा था। बस, ये यांग, ये यू तुम्हारा अपना भाई है। तभी ये फैंग मंच के नीचे से तेजी से चिल्लाया। धमाका! एक और आवाज हुई और ये यांग ने अपना पैर उठाया, ये यू पर कदम रखा और उसे अखाड़े में धकेल दिया। कोई चीख नहीं सुनी, केवल ये यू के खून की टपकती आवाज सुनाई दी। ये फैंग के शब्दों की बात करें तो ये यांग ने उन्हें सुना ही नहीं, अपना हमला जारी रखा। ये यू ने अपने दांत पीस लिए, खुद को चीखने नहीं दिया, क्योंकि इससे वह और भी दयनीय लग सकता था। ये यांग के पैर से उसका सिर लगभग विकृत हो गया था और ये यूए खड़े होने के लिए संघर्ष करना चाहता था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे शीशे से भरा हो, जिससे 1 इंच भी हिलना असंभव था। हाँ, मेरे पास अभी भी एक आखिरी जहरीली सुई है। इस नाजुक पल में ये यूए को अपने पिता ये जियो द्वारा दी गई जहरीली सुई याद आए। उसका हाथ थोड़ा आस्तीन में गया और उसके हाथ में एक काली जहरीली सुई दिखाई दी। ये यूए ने जहरीली सुई उठाए और अचानक ये यांग के पैर पर, जो उस पर दबाव डाल रहा था, निशाना साधा और नीचे वार किया। ये यांग ने ये जानते हुए भी कि उसके पास अभी भी एक पैर है, इसका अनुकरण किया था और इस समय उसकी हरकतें किसी बच्चे के घर खेलने जैसी हास्यास्पद थीं। एक हल्की डिंग ध्वनि के साथ आत्मा शिशु भाला ये यूए की हथेली में घुस गया और उसे अखाड़े में मजबूती से जकड़ दिया। दर्द! ये यू चिल्लाया और उसके हाथ की काली सुई भी आत्मा शिशु भाले से उसकी हथेली में चुभ गई। तुरंत उसकी हथेली धीरे धीरे काली पड़ गई, जहर का असर धीरे धीरे होने लगा, जिससे ये यू बेहोश हो गया और उसका दानतयान भी जहर से अवरुद्ध हो गया, जिसके बाद ये यू की दृष्टि धुंधली हो गई और वह बेहोश हो गया। ये दोनों भाई ऐसे क्यों हैं? क्या पहले उनमें इतनी अच्छी पटुता नहीं थी? अब वे एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मंच के नीचे दर्शकों का एक समूह था। उनमें से एक ने सन्नाटा तोड़ा और मन ही मन बोला, मैंने सुना है कि दोनों भाई परिवार की विरासत के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। ओह, तो बस यही है। क्या ये बस कुत्ते बिल्ली का खेल नहीं है? वह हार गया। ये यू सचमुच बेकार है। दिवालिया, सब खत्म। मैं अमीर हूँ। जैसे ही भीड़ जयकार कर रही थी और दूसरे निराश थे, ये यू की उंगली फड़क उठी। नीचे खड़े लोगों ने तुरंत इस बदलाव को भांप लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये यू अभी मरा नहीं है? वाह, ये यू, उठो और ये यांग को मार डालो। मुझे वो 100 चांदी के सिक्के जीतने में मदद करो। खड़े हो जाओ, ये यू। मेरे परिवार की सारी जमा पूंजी तुम्हारे ऊपर है।
ये यू को मानो कोई बुलावा आया हो और वह धीरे धीरे कोमा से जागा। ये यू ने दांत पीसते हुए अपने हाथ से खुद को बड़ी मुश्किल से सहारा दिया। भाई, मैं तुम्हें हरा दूंगा और सबको मेरा लोहा मान लेने पर मजबूर कर दूंगा, ये यू। इस समय वह नरक में तड़पते हुए खून से लथपथ व्यक्ति की तरह खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये यांग ने ये यू के शरीर से अपना पैर हटा लिया। ये यांग के दबाव के बिना वह आखिरकार बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया। अखाड़े में दोनों चुपचाप खड़े रहे और इस क्षण मानो समय रुक गया हो। मेरे भाई, तुम बहुत भोले और मूर्ख हो, तुम साधक बनने के लायक नहीं हो, ये यांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में होंठ सिकुड़े। तुम मुझे इस जीवन में कभी नहीं हरा पाओगे। ये यांग के शब्द दुनिया के सबसे अप्रिय शब्दों जैसे थे जो ये यू के कानों में पड़ रहे थे। ये यू ने अपनी मुट्ठी ऊंची उठाई, अपना दाहिना हाथ मोड़ा और पूरी ताकत से अपने घृणास्पद भाई पर वार किया। तुम में इतनी बड़ी बात क्या है? क्या तुम हमारे जन्मदाता माता पिता की पारिवारिक संपत्ति हड़पने के लिए मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो? तुम। ये यू के बोलने से पहले ही एक धमाका हुआ। ये यांग ने अपनी मुट्ठी भींची और ये यू की मुट्ठी से टकराई। ये यू की मुट्ठी तुरंत टूट गई। धमाका, फिर से आवाज गूंजी और ये यू टूटी डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया। जमीन पर उतरने से पहले ही ये यांग ने एक कदम बढ़ाया। हवा में ही ये यू का पैर पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। अखाड़े पर लगे लकड़ी के तख्ते फिर से टूट गए। उसके चेहरे के दूसरे हिस्से पर भी गंभीर चोटें आईं। उसका सिर पीछे की ओर झुका हुआ था और खून और टूटे हुए दांत हर जगह बिखर गए थे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? इस बार उसकी नज़र लाल हो गई। उसकी आंखों में खून दौड़ गया। उसका दिल अनिच्छा, दहाड़, क्रोध से भर गया। हालांकि उसे सिर्फ ये यांग के बार बार पैर पटकने का ही जवाब मिला, लेकिन हर बार वह अपने शरीर के जरूरी हिस्सों से बचता रहा। हालांकि वह मर नहीं सकता था। ये यांग के लिए यह मौत से भी ज्यादा असहनीय था। ये यांग की हरकतें देखकर मंच के नीचे से चीख पुकार और जयकारे थम गए। दर्शकों के चेहरे, जो या तो खुश थे या पैसे हार चुके थे, एकदम से जम गए और एक पल के लिए तो वे पैसे हारने की बात ही भूल गए। पूरा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट एकदम खामोश था। अनगिनत आंखें अखाड़े को घूर रही थीं। ये यूए की मुट्ठियां, सिर और शरीर खून से लथपथ थे और उसकी बिल्कुल सफ़ेद हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। ये तो हद हो गई। ये यांग, तुम उसके भाई हो, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? भीड़ में कुछ लोग ये यांग पर आरोप लगाने लगे, क्योंकि ये यूए उस समय सचमुच बहुत दुखी था और भीड़ के लिए ये देखना असहनीय हो गया। धमाका, आखिरी मुक्का लगने तक ये यूए की आंखें पूरी तरह से धुंधली हो गईं और वह बेहोश हो गया। देर शाम एक हवा बही जिसमें मछली जैसी गंध आ रही थी। ये यांग खड़ा हो गया। उसका दुबला पतला शरीर हवा में थोड़ा कांप रहा था। वह अखाड़े में सीधा खड़ा था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। काफी देर बाद ये यांग ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहें ठंडी और उदासीन थीं। मंच के नीचे सब लोग खामोश थे। दूर कबीले का नेता ये शिसान अखाड़े में खड़े युवक को स्तब्ध होकर देख रहा था। थोड़ी देर की खामोशी, फिर पूरा स्थल शोरगुल से गूंज उठा। हर कोई ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई जबरदस्त घटना देखी हो। क्या ये यू मर गया है? किसी ने आंखें चौड़ी कर लीं। अविश्वास के भाव प्रकट हुए। इस ये यांग ने असल में पारिवारिक विरासत के लिए ये यू को मार डाला, किसी ने अचंभित होकर कहा। कितना क्रूर! ये यू आखिर उसका भाई है। कई महिला शिष्यों की सांसें थम गईं और ये यांग के प्रति उनके भाव घृणा से भर गए। मैं जाकर देखता हूँ। आखिरकार एल्डर फैंग खुद को रोक नहीं पाए। वे खुद अखाड़े में कूद पड़े और ये यू के पास चले गए। वे आगे बढ़े, ये यू के बगल में उकड़ू बैठे और उसकी सांस जांचने के लिए हाथ बढ़ाया। ये फैंग ने तुरंत राहत की सांस ली। ये यू को केवल सिर में गंभीर चोटें आई थीं और उसके पूरे शरीर में कई फ्रैक्चर थे। हालांकि उसकी चोटें गंभीर लग रही थीं, लेकिन वे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को छू नहीं पाई थीं। उन्होंने ये यांग की ओर देखा। लगता है ये यांग यह नहीं भूला है कि वह ये यू का बड़ा भाई है। उसने दया दिखाई। ये फैंग जानता था कि एक बार अखाड़े में पहुंच जाने के बाद जिंदगी और मौत का कोई हिसाब नहीं होता। ये यांग आसानी से ये यू को मार सकता था। जहां तक बाहरी लोगों द्वारा पारिवारिक संपत्ति को लेकर भाइयों के रिश्ते में आई खटास की बात है, तो यह मुख्य कारण नहीं होना चाहिए। अगर ये यांग को सचमुच पारिवारिक संपत्ति की परवाह होती, तो वह अब ये यू की जान कतई नहीं बख्शता। बस यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ अफवाहें थीं। ये सोचकर ये फैंग ने तुरंत ये यांग को अंतिम विजेता घोषित कर दिया। फिर ये यू को उठाकर उसका इलाज कराने चला गया। ये यांग, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमें, नाइट फैमिली को, तुम पर गर्व है। कबीले के नेता ये शिसान पास आए। ये यांग के कंधे पर थपथपाया और राहत महसूस की। फिर उसके हाव भाव बदल गए और उसने जोर से घोषणा की, दशक भर चली इस प्रतियोगिता का अंतिम विजेता परिवार नाइट फैमिली है और इस सत्र का प्रथम स्थान पाने वाला ये यांग है। भीड़ में तुरंत जयकार और उपहास की लहर दौड़ गई। धिक्कार है, मैंने 300 चांदी के सिक्के गंवा दिए। ये यूए बेकार है। मैंने बहुत पैसा कमाया। ये यांग अमर रहें। इस साल खाने पीने की कोई चिंता नहीं।
भीड़ में जयकार और गालियां सुनकर ये तेरह ने आह भरी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कम योग्यता वाला व्यक्ति अंत में चैंपियनशिप जीत जाएगा। आखिर में हंसी ये यांग की ही रही, जिसे सब हमेशा नीची नज़र से देखते थे। वह बस कम योग्यता वाला व्यक्ति है, फिर भी उसने बीस्ट फैमिली के दिग्गज शू लिंग एर को बुरी तरह घायल कर दिया। अगर ये यांग ने दया नहीं दिखाई होती तो शू लिंग एर मर सकता था। ये यांग बहुत क्रूर है, उसने अपने ही छोटे भाई को इतना जोरदार मुक्का मारा। उसका छोटा भाई भी बुरा नहीं है। अगर ये युए ने शिचाओ से निपटा नहीं होता तो ये यांग की आखिरी हंसी शायद न होती। ये यांग धीरे धीरे अखाड़े से बाहर चला गया, भीड़ की चर्चाओं को उदासीनता से सुनता रहा। उसके दिल में एक ठंडी हंसी उभर रही थी। अगर लाइफ सिम्युलेटर न होता तो वह इस अखाड़े में अनगिनत बार मर चुका होता। उसकी वर्तमान सफलता सिमुलेशन में अनगिनत मौतों के बदले में बदल गई। एक गलत कदम और अनंत काल का विनाश। जहां तक सिम्युलेटर की बात है, वह इसे दूसरों को नहीं दिखाने दे सकता था, वरना इसे कोई दिव्य साधना तकनीक समझकर एक जानलेवा आपदा का कारण बन सकता था। जहां तक भीड़ की बात है, उन्होंने अभी तक कोई कमियां नहीं देखी हैं। हालांकि 3 क्रांतियों के बाद यह उजागर हो जाएगा। उसे एक उचित स्पष्टीकरण ढूंढना होगा। सबको कुचलने की उसकी वर्तमान क्षमता इसलिए है क्योंकि वह 3 क्रांतियों से नीचे है। एक बार जब वह इससे आगे निकल जाएगा तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। न केवल उसकी साधना में ठहराव आ जाएगा, बल्कि जिन लोगों को उसने नाराज किया था वे भी उसे निशाना बनाएंगे, जिससे उसके लिए 16 साल तक जीना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस समय दूर ये ज्यूजो ठिठक गया, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। स्थिति उसकी उम्मीदों से बढ़कर हो गई थी। पहले ये यांग को पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाना था, लेकिन अब ये यू को स्थिति पूरी तरह से उलट गई थी। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि ये यू गंभीर रूप से घायल है, लेकिन ये यांग जिस ताकत का प्रदर्शन कर रहा था उससे उसे गहरा संदेह हो गया कि क्या ये यांग सचमुच एक छोटा कम योग्यता वाला व्यक्ति है। अचानक ये ज्यूजो ने ये यांग के हाथ में आत्मा शिशु भाला देखा और वह हैरान रह गया। ये भाला, यह इतना साधारण क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। अचानक एक लाल भाला जो कारवां ने कभी बेचा था, ये ज्यूजो के दिमाग में कौंध गया। अब उनकी तुलना करने पर वे बिल्कुल मेल खाते थे। ये ज्यूजो चौंक गया। क्या ली एरवा की हत्या ये यांग ने की होगी, जिसने फिर ये शान को फंसाया था? यह विचार आते ही ये ज्यूजो का दिल अचानक कांप उठा। अगर यह सचमुच ये यांग था तो उसकी क्षमता निश्चित रूप से किसी किशोर के दिमाग जैसी नहीं है। ये यांग आखिर है कौन? ये ज्यूजो की भौहें और भी सिकुड़ गईं। उसने तुरंत जांच करने का फैसला किया। शुरुआत ये यांग के हाथ में मौजूद असाधारण दिखने वाले हथियार से की। अगर वह पूरी तरह से जांच नहीं करता तो ये ज्यूजो हर दिन बेचैनी महसूस करता, क्योंकि इतनी उम्र में वह ये शान को फंसाने के लिए तरकीबें अपना सकता था जो एक किशोर के लिए संभव नहीं था। अगर ये यांग अखाड़े में गंभीर रूप से घायल हो जाता या मर जाता तो ये ज्यूजो इस भाले पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, यह मानकर कि यह किसी लोहार द्वारा यूं ही गढ़ा गया कोई हथियार है। लेकिन भाले की चमक इतनी तेज थी कि ये ज्यूजो को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये यांग, मुझे तो ये और भी अथाह लग रहा है। प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद नाइट क्लान गांव में अंतहीन जश्न का माहौल था। इसका मतलब था कि अगले 10 वर्षों तक तीनों गांवों के सभी बड़े और छोटे मामलों का फैसला नाइट क्लान गांव ही करेगा, जिसने निस्संदेह ढलते नाइट परिवार के लिए आशा की किरण जगा दी। इसके अलावा भविष्य में कई नश्वर लोग नाइट परिवार में आएंगे, जिससे नाइट क्लान गांव मजबूत होगा। हालांकि वे नश्वर थे, फिर भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी और नाइट क्लान गांव के विकास को गति दे सकती थी। इस साल हमारे नाइट परिवार ने ये यांग के प्रयासों की बदौलत प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगर वे न होते तो हमारा नाइट परिवार यह प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। ये 1000 चांदी के सिक्के ये यांग को इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। ये कहते हुए कबीले के नेता ये शिसान के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। ये यांग, तुमने कम योग्यता के बावजूद प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो हमारे नाइट परिवार के इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। अब मैं तुम्हें हमारे नाइट कबीले गांव की ग्राम सुरक्षा इकाई का सदस्य बनाकर पुरस्कृत करना चाहता हूं, ताकि परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कैसा रहेगा? जैसे ही कबीले के नेता ये शिसान के शब्द निकले, वहां मौजूद कई शिष्य ईर्ष्या से ये यांग को देखने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि एक पारिवारिक ग्राम सुरक्षा इकाई के सदस्य के साथ कैसा व्यवहार होता है। न केवल उनका दर्जा एक बुजुर्ग के बराबर था, बल्कि उन्हें 500 चांदी के सिक्कों का मासिक वेतन भी मिलता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ग्राम सुरक्षा इकाई के सदस्यों को बुजुर्गों के बराबर पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। ग्राम सुरक्षा इकाई का सदस्य बनने के लिए न केवल शक्तिशाली ताकत की आवश्यकता होती थी, बल्कि कई परीक्षाओं को भी पास करना पड़ता था। उस समय भी केवल 6 ग्राम सुरक्षा इकाई के सदस्य थे। ये 6 लोग नाइट कबीले गांव का प्रतिनिधित्व करते थे और बुजुर्गों को बर्खास्त भी कर सकते थे।
लेकिन जब ये यांग ने कबीले के नेता ये शिसान के शब्द सुने तो उसका दिल अचानक उछल पड़ा। जिस मुसीबत की उसे चिंता थी वह आ गई थी। ये यांग ने पहले ही कबीले के नेता ये शिसान के शब्दों के पीछे छिपे गहरे अर्थ का अनुमान लगा लिया था। ये वह विकल्प था जो वह उसे दे रहा था। अगर वह ग्राम सुरक्षा इकाई में शामिल होने का फैसला करता तो उसे कुल नेता ये शिसान द्वारा दी गई एक गोली निगलनी पड़ती। उसे निगलने के बाद उसे कुल नेता ये शिसान की आजीवन आज्ञाकारिता की शपथ लेनी पड़ती। विश्वासघात या पलायन उसे मवाद और खून के तालाब में बदल देता। उसका जीवन और मृत्यु पूरी तरह से कुल नेता ये शिसान की इच्छा पर निर्भर होती। अगर वह शामिल नहीं होता तो ये दर्शाता कि इतनी कम उम्र में ये यांग के पास ऐसी स्वर्ग विरोधी शक्ति थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति यह विश्वास नहीं करेगा कि बिना गुरु या माता पिता वाला कोई व्यक्ति केवल स्कूल में सीखी गई बातों के आधार पर इतनी शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। ये बिल्कुल असंभव था। इसका मतलब केवल यही हो सकता था कि उसके पास कोई बड़ा रहस्य था, संभवतः किसी दूसरे परिवार द्वारा लगाया गया कोई गुप्त एजेंट या कोई उसे पीछे से नियंत्रित कर रहा था। ये सब परिवार के लिए खतरा थे। इसके अलावा अगर ये यांग बेकाबू होता तो उसे खत्म कर दिया जाता। आखिरकार ये यांग तो एक छोटा निम्न श्रेणी का व्यक्ति ही था। हालांकि आज उसने अद्भुत प्रदर्शन किया, लेकिन उसकी ऊपरी सीमा सीमित थी जिससे वह अनावश्यक था। परिवार पर मुसीबत ना आए और ये यांग के पीछे छिपे दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए ये जियोजो ने उसे मारने का फैसला किया था। ये यांग के लिए ये बिल्कुल उल्टा था। न केवल उसके पास कोई समर्थन नहीं था बल्कि उसे लगातार मौत का खतरा भी था। हालांकि कबीले के नेता ये शिसान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें संदेह था। यहाँ तक कि ये फैंग और परिवार के कई बुजुर्ग भी संदेह में थे। अगर ये यांग ने ग्राम सुरक्षा इकाई में शामिल होने का फैसला किया तो ये दर्शाता है कि ये यांग निर्दोष था, उसके पास कोई समर्थन नहीं था और वह दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली था। ये यांग सोचता रहा। ये स्पष्ट था कि उसने पहले ही कई उच्च पदस्थ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। अगर वह ग्राम सुरक्षा इकाई से हत्या करवा लेता तो वह अपना ताबूत तैयार कर सकता था। ग्राम सुरक्षा इकाई का प्रत्येक सदस्य उच्च स्तरीय योग्यता वाला, शक्तिशाली, तेज-तर्रार और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कार्यों में निर्णायक था। एक बार निशाना बन जाने के बाद बचना लगभग असंभव था। ये यांग ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और चारों ओर देखा। हर कोई ईर्ष्या से भर गया था। हालांकि परिवार के उन बुजुर्गों के चेहरे पर एक मंद, भयावह मुस्कान थी। उनके ईमानदार भाव वास्तव में हत्या के इरादे को छिपा रहे थे। जाहिर है इस समय ये यांग का चुनाव उसकी पहचान उजागर करेगा और उसके भाग्य का निर्धारण करेगा। अगर ये यांग मना करता है तो ग्राम सुरक्षा इकाई से उसे गिरफ्तार करने और उसके समर्थक के बारे में कड़ी पूछताछ करने की व्यवस्था करें, चाहे वह कोई दूसरा गांव हो या किसी राक्षसी संप्रदाय का अनुयायी। ये तेरह का संदेह निराधार नहीं था। 60 साल पहले एक राक्षसी साधक ने परिवार में घुसपैठ की थी और यहाँ तक कि पिछले कबीले के नेता को भी अपने वश में कर लिया था, जिससे नाइट कबीले का गांव लगभग बर्बाद हो गया था। अगर एक रहस्यमय विशेषज्ञ ने उन्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप न किया होता तो नाइट कबीले का गांव शायद खत्म हो चुका होता। यह अजीब था। ऐसा लगता था कि नाइट क्लान गांव किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा संरक्षित था, क्योंकि जब भी वह विनाश के कगार पर होता था एक रहस्यमयी शक्ति उसे बचा लेती थी, जिसके कारण नाइट क्लान गांव आज समृद्ध है। नाइट परिवार के लोग खुद को चुने हुए लोगों के वंशज बताते थे, जिन्हें अपार भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे वे बार बार विपत्तियों पर विजय प्राप्त कर पाए। नाइट क्लान गांव के लोगों को यह नहीं पता था कि उनके बचाव के लिए आया रहस्यमय व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नाइट क्लान गांव के नीचे दुर्स्वप्नकारी बूढ़ा दानव था। यह महसूस करते हुए कि उसके वंशजों का विनाश होने वाला है, वह जाग गया और एक ही बार में उस राक्षसी साधक को मार डाला। ये सब खुद को पुनर्जीवित करने के लिए एक महान बलिदान के लिए था। अगर मैं ग्राम सुरक्षा इकाई में शामिल हो जाती हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे किसी का समर्थन नहीं है और मैं परिवार के लिए कोई खतरा नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक ऐसी गोली निगलनी पड़ेगी जो मुझे नियंत्रित करेगी, मुझे इस छोटे से रात्रि कबीले के गांव तक सीमित कर देगी। हालांकि अगर मैं शामिल नहीं होती तो इसका मतलब है कि मेरे पीछे कोई है, या यहाँ तक कि मेरे पीछे वाला व्यक्ति परिवार के लिए खतरा बन सकता है, और फिर मुझे ये 13 द्वारा आयोजित ग्राम सुरक्षा इकाई द्वारा पकड़ लिया जाएगा, जो निश्चित रूप से एक मृत्यु सा अनुभव होगा। ये यांग ने सोचा, जबकि आसपास के बुजुर्ग चुपचाप देख रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी। निस्संदेह सभी ये यांग के जवाब का इंतजार कर रहे थे। ये यांग, मैं कहती हूँ कि तुम्हें इतना कृतघ्न नहीं होना चाहिए, बस कबीले के नेता के अच्छे इरादों को स्वीकार कर लो, ये जियोजो ने उस समय एक अजीब लहजे में कहा। साफ है ये जियोजो मूर्ख था और उसे कबीले के सरदार की बात का असली मतलब समझ नहीं आया। क्या वे मुझ पर दबाव डालने लगे हैं? ये यांग की आंखें सिकुड़ गईं और उसे तुरंत ये जियोजो की चालाकी का अंदाजा हो गया। अगर वह ग्राम सुरक्षा इकाई में शामिल होता तो उसे रोजाना खतरनाक मिशन करने पड़ते और शायद किसी मिशन पर उसकी मौत हो जाती और ये जियोजो को उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती।
कुछ सोचने के बाद ये यांग ने मुस्कुराते हुए कबीले के सरदार की तरफ देखा। चूंकि कबीले के सरदार ने मुझे ग्राम सुरक्षा इकाई में शामिल होने की इतनी जोरदार सिफारिश की है, ये यांग मेरे लिए यह एक दुर्लभ अवसर है। मैं क्यों नहीं शामिल होऊंगा। जैसे ही ये यांग ने ये शब्द कहे, ये तेरह के दिल का पत्थर अचानक गिर गया और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया ये यांग, मैंने सचमुच तुम्हें गलत नहीं समझा। मैं तुरंत जश्न मनाने के लिए एक भोज का आयोजन करूंगा। ये तेरह के बूढ़े चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने ये यांग का कंधा थपथपाया। ये यांग के ग्राम सुरक्षा इकाई में शामिल होने पर सभी बुजुर्गों ने बधाई दी और ये यांग के करीब आने की कोशिश की। उनका रवैया पूरी तरह बदल गया था। पहले कभी ये यांग की तरफ देखते तक नहीं थे, अब उनके चेहरों पर बनावटी मुस्कान थी, जिससे ये यांग को अंदर ही अंदर घृणा का एहसास हो रहा था। हालांकि ये यांग ने विनम्रता से एक एक करके उनका अभिवादन स्वीकार किया। उस शाम ये जिउजोऊ ने एक भव्य भोज का आयोजन किया, जिसमें रात्रि कुल के गांव के उच्च पदस्थ सदस्य शामिल हुए। भोज में कुल 7 लोग शामिल हुए, 5 बुजुर्ग, ये 13 और ये यांग के साथ। बधाई हो ये यांग, अब से तुम हमारे रात्रिकुल की ग्राम सुरक्षा इकाई का हिस्सा हो। रात्रिकुल का गांव भविष्य में सुरक्षा के लिए तुम सब पर निर्भर रहेगा। ये 13 ने अपना शराब का प्याला उठाया और सभी को गिलास टकराकर ये यांग को आशीर्वाद देने का संकेत दिया। हालांकि ये 13 दिल से ये यांग को पसंद नहीं करता था, फिर भी उसे एक विशेषज्ञ के परिवार की सेवा करने की खुशी थी। सही कहा ये यांग, तुम्हारे जैसे कम योग्यता वाले व्यक्ति को कुल प्रधान पद की पदोन्नति मिलना तुम्हारा अर्जित सौभाग्य है। आमतौर पर कम योग्यता वाले लोग गश्ती दल में शामिल हो जाते हैं, इसलिए आपको कबीले के नेता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। उसी समय ये यांग के सामने बैठे ये जिउजोऊ ने उससे बात की। उसकी आवाज़ ऐसी थी मानो ये 13 ये यांग को भोजन का टिकट दे रहा हो। ये यांग ये सुनकर मन ही मन हंस पड़ा। केवल भोला और मासूम ये यूं ही ये जिउजोऊ की बकवास पर विश्वास करेगा। उसने सोचा था कि ग्राम सुरक्षा इकाई में शामिल होने के बाद उसके मिशन बेहद खतरनाक होंगे और सभी कठिन काम उसे सौंप दिए जाएंगे। हालांकि ग्राम सुरक्षा इकाई में शामिल होने से उसे कई लाभ भी होंगे। उदाहरण के लिए 500 चांदी के सिक्कों का मासिक वेतन निस्संदेह ये यांग के लिए सबसे बड़ी मदद थी। हालांकि शिकार से पैसा कमाया जा सकता था, लेकिन कीमती जानवरों को पकड़ना मुश्किल था, और अगर वह बहुत सारे जानवरों की खालें भी हासिल कर लेता तो भी उसे उन्हें बेचने से पहले अगले व्यापारी कारवां के आने का इंतजार करना पड़ता। ये यांग के पास ज़्यादा समय नहीं था और वह रुको। ये 500 चांदी के सिक्के प्रति माह मिशन पूरा करने से मिलने वाले पुरस्कारों के साथ उसे लगातार साधना के साधन प्रदान करते रहेंगे। जहां तक ये 13 द्वारा दी गई गोलियों की बात है, वह उन्हें ले लेगा। खैर, वे सभी अंततः मर जाएंगी और दुष्स्वप्न वाले बूढ़े दानव के लिए बलि की सामग्री बन जाएंगी। जैसे ही ये 13 की मृत्यु होगी, गोलियों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। हाँ, मैं पूरी तरह से कुल नेता ये की सराहना की बदौलत ग्राम सुरक्षा इकाई में शामिल हो पाया। ये प्याला मैं कुल नेता के लिए टोस्ट करता हूँ, ये यांग ने कहा और फिर प्याला पी गया। पीने के बाद ये यांग के होठों पर अनायास ही एक हल्की मुस्कान आ गई और उसकी झुकी हुई पलकें उसकी आंखों में तीखेपन का एक संकेत छिपा रही थीं। 3 बार शराब पीने के बाद भोज समाप्त हो गया। ये यांग अपने लकड़ी के घर में लौट आया, जो अंधेरा था और कुछ उजाड़ सा लग रहा था। बाहर बर्फ के टुकड़े अचानक गिरने लगे, बिल्कुल सफ़ेद और बेदाग, हवा के साथ नाचते हुए और खिड़की के बाहर चीड़ की सुइयों पर गिरते हुए। नाइट क्लान विलेज की खपरेल वाली छतें सफ़ेद रुई की परत से ढकी हुई थीं। ये यांग ने अंगीठी निकाली, उसमें लकड़ी डाली और उसे जलाया। आग की रोशनी ने तुरंत छोटे से कमरे को घेर लिया, जिससे ठंडी जगह पर एक गर्म चमक फैल गई। हालांकि ये यांग पहले से ही एक साधक था, उसका वर्तमान क्षेत्र ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त ऊंचा नहीं था। हालांकि वह अपने सच्चे सार का उपयोग गर्म रहने के लिए कर सकता था, लेकिन निस्संदेह यह उसे भस्म कर देगा, और उसकी निम्न श्रेणी की योग्यता का मतलब था कि वह उच्च श्रेणी की योग्यता वाले लोगों जितना टिकाऊ नहीं था। निम्न श्रेणी की योग्यता के लिए सच्चा सार बेहद कीमती था, उसे जितना हो सके उतना बचाना था। ये यांग ने जीते हुए 1000 चांदी के सिक्के निकाले और उन्हें अपनी हथेली पर रख लिया। अगले ही पल वे हवा में गायब हो गए। लाइफ सिमुलेटर खोलकर अपना बैलेंस चेक किया तो उसमें 1000 चांदी के सिक्के थे। रिचार्ज सफल। वर्तमान बैलेंस 1000 चांदी के सिक्के हैं। क्या आप लाइफ सिमुलेटर का इस्तेमाल करना चाहेंगे? हर बार इस्तेमाल करने पर 100 चांदी के सिक्के लगते हैं। इसका मतलब है कि मैं 10 बार सिमुलेट कर सकता हूँ। मैं पहले ही मानव क्षेत्र 2 क्रांतियों के अंतिम चरण में पहुँच चुका हूँ। इस बार 3 क्रांतियों तक पहुँचना शायद पहले के 2 क्रांतियों से भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तुरंत ये यांग ने एक बार सिमुलेट करने का फैसला किया और उसने हर सिमुलेट में कमज़ोर रहने की योजना बनाई, क्योंकि अपने क्षेत्र में सुधार करना सबसे ज़रूरी था। 11 साल की उम्र में आपने मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया था। आपको ये 13 ने विलेज प्रोटेक्शन यूनिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था।
ये ज्यूजू आपको लगातार बेहद खतरनाक मिशन सौंपता था और आप कई बार लगभग अपनी जान गंवा बैठे थे। 12 साल की उम्र में आपने लगन से साधना की, लेकिन आपके क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। 13 साल की उम्र में एक मिशन के दौरान 3 आंखों वाले स्वर्गीय बाघ ने तुम्हारी आंख में खरोंच लगा दी थी और तुम अंधे हो गए थे। ये देखकर कि तुम अब मिशन जारी नहीं रख सकते, ये 13 ने तुम्हें ग्राम सुरक्षा इकाई से निकालने का फैसला किया और तुम्हारा मासिक वेतन बंद हो गया। तुम किराया नहीं दे सकते थे और बेदखल कर दिए गए, आवारा बन गए। तुम विभिन्न लकड़ी के घरों के नीचे भटकते रहे और अक्सर ये जियावेन और ये शेंग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। 14 साल की उम्र में तुमने इधर उधर भटक कर ये यू को बदनाम किया और चेहरे से सचेत ये यू ने तुम्हें घायल कर दिया और तुम्हें रात्रि कुल गांव से बाहर निकाल दिया। गांव के बाहर हर जगह जानवर थे, अगर तुम सावधान नहीं रहते तो तुम उनका भोजन बन जाते। तुम बहुत डरे हुए थे। तुम्हें एक काले भालू की गुफा मिली, भालू को मार डाला और गुफा के अंदर एकांत में साधना की। 15 साल की उम्र में तुम्हारी साधना 2 क्रांतियों की अड़चन तक पहुंच गई थी और उसे फिर से पार करना बहुत मुश्किल था। अचानक एक दिन ये ज्यूजू ने तुम्हें ढूंढ निकाला, एक ही हथेली के वार से तुम्हें मार डाला और गुफा के द्वार को दफना दिया। 15 साल की उम्र में तुम्हारी मृत्यु हो गई। यह अनुकरण देखकर ये सचमुच जीवन का एक ताना बाना था। हर बार जब ये यान कोई अनुकरण पूरा करता तो उसे नाइट क्लैन गांव से गहरा द्वेष निकलता हुआ महसूस होता। 1. 15 साल की उम्र में लोक। 2. 11 साल की उम्र में साधना तकनीक। 3. 15 साल की उम्र में जीवन की यादें। लगता है इस अनुकरण ने मेरे लोक को और बेहतर बनाया है। साधना तकनीक का अभ्यास मैंने सिर्फ 11 साल की उम्र में ही किया था। अनुकरण समाप्त। आप निम्नलिखित में से एक रख सकते हैं। ये यांग ने तुरंत पहला विकल्प चुना, 15 साल की उम्र में लोक। अचानक ये यांग ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर युवान सागर और भी शुद्ध हो गया है और उसका लोक एक बार फिर आगे बढ़ गया। हालांकि ये पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, जैसे पानी से भरा प्याला और साधना बस छलक जाएगी। ये यांग ने एक और अनुकरण किया। 11 साल की उम्र में आपने मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुल नेता ये शिसान ने आपको ग्राम सुरक्षा इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। आपने सावधानी से काम करने का फैसला किया, अपने लोक में सेंध लगाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की। आपने खतरनाक अभियानों से बचने का फैसला किया और कुल नेता ये शिसान धीरे धीरे आपके रवैये से असंतुष्ट हो गए। 12 साल की उम्र में एक दिन ये ज्यूजू अचानक लोगों को तुम्हारे आत्मा शिशु भाले की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करने के लिए लाया। तुम्हें खतरा महसूस हुआ और तुम भाग गए, लेकिन तुम्हें ग्राम सुरक्षा इकाई ने पकड़ लिया और मार डाला। 12 साल की उम्र में तुम्हारी मृत्यु हो गई। क्या इस बार वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहा? ये यांग चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि ये ज्यूजू जल्द ही आत्मा शिशु भाले के बारे में जान जाएगा। ऐसा लग रहा था कि भागना असंभव था, वह केवल स्थिति का सीधे सामना कर सकता था। इस बार ये यांग ने एक बार फिर क्षेत्र चुना। गहरी सांस लेते हुए ये यांग ने एक और अनुकरण किया। 15 साल की उम्र में तुम्हें एक जंगली जानवर ने खा लिया। 15 साल की उम्र में तुम्हारी मृत्यु हो गई। 13 साल की उम्र में, क्योंकि तुमने कबीले के नेता ये शिसान को नाराज किया था, उसने एक गोली का असर किया जिससे तुम्हारा शरीर फट गया और तुम्हारी मृत्यु हो गई। 13 साल की उम्र में तुम्हारी मृत्यु हो गई। 12 साल की उम्र में एक मिशन के दौरान तुम्हारे साथियों ने तुम्हें छोड़ दिया और जंगल में तुम्हारी मौत हो गई। 12 साल की उम्र में तुम्हारी मौत हो गई। ये यांग देखता रहा कि एक के बाद एक अनुकरण 3 क्रांतियों के दायरे में पहुंचने में नाकाम रहे और उसकी मृत्यु का समय लगातार आगे बढ़ता रहा। यह एक बहुत ही खतरनाक संकेत था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सचमुच 16 साल की बाधा को नहीं तोड़ पाऊं? क्या मेरी यही मृत्यु निश्चित है? नहीं, मैं इस तरह हार बिल्कुल नहीं मानूंगा। एक के बाद एक अनुकरणों में ये यांग ने लगातार अलग अलग तरीके आजमाए। नीचे रहना, भागना, नाइट फैमिली के निषिद्ध क्षेत्र में घुसना या जबरदस्ती उसके दायरे में घुसना, सब एक एक करके नाकाम रहे। आखिरी कोशिश तक कोई निर्णायक मोड़ नहीं आया। 11 साल की उम्र में तुमने मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल किया। कबीले के नेता ये शिसान ने तुम्हें ग्राम सुरक्षा इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। एक मिशन के दौरान आपकी मुलाकात बाईहोंग से हुई। आपको देखते ही वह आपसे लिपट गई और पूछने लगी कि आपको उसकी पहचान कैसे पता चली। आपने उसे बताया था कि शॉलिंगर का शव जल्द ही शौचालय में मिलेगा और वह चौंक गई थी। 1 महीने बाद आपने शौचालय में शॉलिंगर के शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की थी। ये जानकर कि आप 3 क्रांतियों के क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते, उसने आपका बदला चुकाने का फैसला किया। उन्होंने आपको यिन यांग द्वि साधना तकनीक सिखाए। तब से आपने और बाईहोंग ने यिन यांग द्वि साधना शुरू की। उन्होंने अपनी हथेली से आपके शरीर में त्रिक्रांतियों का सच्चा सार संचारित किया। आपने स्वर्ग और पृथ्वी के गहन रहस्यों को महसूस किया और त्रिक्रांतियों का सच्चा सार लगातार आपके अर्चन पर प्रभाव डालता रहा।
15 साल की उम्र में आप और बाई होंग एक सराय में द्विसाधना कर रहे थे और अंततः त्रिक्रांतियों की श्रेणी में प्रवेश कर गए। लेकिन जब आप द्विसाधना कर रहे थे तब येयू ने आपको खोज लिया, जिसने ये जियोजोऊ को आपकी सूचना दी। ये जियोजोऊ ने इस आधार पर कि आपने उन्हें धोखा दिया था और पशु परिवार को रहस्य बताए थे, आपको गिरफ्तार करवा दिया। अगले दिन एक अलाव जलाया गया और आपको जिंदा जला दिया गया। 15 साल की उम्र में आपकी मृत्यु हो गई। बहुत बढ़िया, मैं आखिरकार त्रिक्रांतियों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ये यांग ने आखिरकार राहत की सांस ली। 1000 चांदी के सिक्के खर्च करने के बाद वह आखिरकार 3 रिवॉल्यूशंस की कतार में शामिल हो गया था। अब से उसके पास जंगल के बाहरी इलाकों से गुजरने की ताकत होगी। अगर उसे कुछ खतरों का सामना करना पड़े तो वह उनका सामना भी कर सकता था। आसमान धीरे धीरे चमकने लगा और चिड़ियों की चहचहाहट ये यांग के कानों तक पहुंची। ये यांग ने आंखें खोली और गहरी सांस ली। उसका उत्साह छिपाना मुश्किल था। उसने खिड़की से बाहर शुद्ध सफ़ेद नज़ारे को देखा। अंगीठी में जलाऊ लकड़ी जल चुकी थी और ठंडक छा गई थी। बाहर पूरी रात बर्फ गिरी थी और अब थम गई थी। जमीन पर कई बच्चे खुशी से झूमते हुए लगातार बर्फ के गोले बना रहे थे और एक दूसरे पर फेंक रहे थे। इसी समय ये यांग के दरवाजे के सामने 6 लोग प्रकट हुए। नेता एक हट्टा कट्टा आदमी था जिसके चेहरे पर एक खुशनुमा एहसास था कि लोग बहुत मिलनसार हैं। ये व्यक्ति ये जून था जो ग्राम सुरक्षा इकाई का कप्तान था। एक खुशनुमा मुस्कान के साथ उसने बाहर से हाथ हिलाया। खिड़की से बाहर, ये यांग, मैं ये जून हूँ, ग्राम सुरक्षा इकाई का कप्तान। आज मैं तुम्हें पैतृक भवन ले जा रहा हूँ। बोलने के बाद ये जून के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ये यांग ने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, उसकी भावनाओं में कोई बदलाव नहीं दिखा। समूह के साथ पैतृक भवन की ओर बढ़ते हुए कुलनेता ये शिसान और 5 बुजुर्ग पहले से ही ये यांग का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। ये यांग को पहली नज़र में ही कुलनेता ये शिसान अंदर ही अंदर चौंक गए। क्या वह सचमुच रातों रात 3 क्रांतियों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया? कुलनेता ये शिसान के दिल में अविश्वास और एक लहर सी उठी। लेकिन स्पष्ट रूप से यह उनके चौंकने का समय नहीं था। उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और धीरे से कहा, ये यांग, आज ग्राम सुरक्षा इकाई में तुम्हारा प्रवेश समारोह है। क्या तुम तैयार हो? कुल भवन अब बहुत ही गंभीर था और सभी ने बीच में ये यांग को घेर लिया। पैतृक हॉल के चारों ओर मोमबत्तियां कभी कभी टिमटिमाती थीं और इस गुप्त कमरे में कहीं से हवा के झोंके प्रकट होते थे। ये सब परिवार के बुजुर्गों और कुल नेता ये शिसान की ओर से आने वाले दबाव थे। मैं तैयार हूँ। कृपया शुरू करें, ये यांग ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर कुल नेता ये शिसान ने अपने बगल में बैठे बुजुर्गों को थोड़ा सा इशारा किया। सभी समझ गए और अपने पूर्वजों की पूजा करने लगे, फिर परिवार के नियम और कुछ इतिहास पढ़ने लगे। ये यांग चुपचाप सुन रहा था, ये समझते हुए कि नाइट परिवार की स्थापना कभी एक ही व्यक्ति ने की थी। अब तक समृद्ध नाइट परिवार को आज के लोगों को पाने के लिए अनगिनत वर्षों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद ये यांग ने शपथ ली, जिसमें उन्होंने मृत्यु तक नाइट परिवार का पालन करने की कसम खाई। सब कुछ समाप्त होने के बाद कुल नेता ये शिसान ने एक काली गोली निकाली। ये यांग, यह एक स्प्लिट बॉडी पिल है। इसे लेने के बाद आप विलेज प्रोटेक्शन यूनिट के सदस्य बन जाएंगे। आज से आप नाइट फैमिली की मुख्य शक्तियों में से एक होंगे। अच्छा, ये यांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उत्तर दिया, मानो इस गोली को निगलना कोई मामूली बात हो। गोली लेते हुए ये यांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे 2 उंगलियों से उठाया और निगल लिया। ये देखकर कबीले के नेता ये शिसान और सभी बुजुर्गों ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये यांग ने उनकी प्रतिक्रियाएं देखीं और मन ही मन उपहास करने से खुद को रोक नहीं पाया। इस स्प्लिट बॉडी पिल को निगलने से वह उनका कठपुतली बन जाएगा। लेकिन इस स्प्लिट बॉडी पिल को निगलने से क्या वह सचमुच उनका मोहरा बन जाएगा? ये यांग को इसे निगलते देख ये जून और बाकी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। बहुत बढ़िया, ये यांग, आज से हम भाई हैं। ये जून ने चेहरे पर एक हार्दिक दोस्ताना मुस्कान के साथ ये यांग से कहा। भाई, ये यांग सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। इस अनुकरण से उसे पता था कि शामिल होने के बाद उसे ग्राम सुरक्षा इकाई द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाएगा और ये जून ने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया। इस वजह से खतरनाक अभियानों के दौरान कई बार इन तथाकथित भाइयों ने उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। उनमें से येई नाम की एक महिला उसे खास तौर पर नापसंद करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह पिछले दरवाजे से अंदर आया है और वह उसके साथ बहुत ठंडा व्यवहार करती थी। दरअसल जब ये यांग ने उन 6 लोगों की तरफ देखा तो वह देख सकता था कि हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान थी, उनकी आंखों में तिरस्कार था। आंखें इंसान की भावनाओं को बयां कर सकती हैं और जाहिर है कि उन्होंने अभी तक उन्हें छिपाना नहीं सीखा था। अब जब तुम भी हम में से एक हो तो आज एक मिशन है जिसे हमें पूरा करना है। इसे देखने और समझने के लिए हमारे साथ आओ। ये यांग ने कोई आपत्ति नहीं जताई, बस थोड़ा सा सिर हिलाया।
और इस तरह ये यांग और ये जून का समूह मिशन को अंजाम देने के लिए पैतृक भवन से निकल पड़ा। सर्दी का मौसम आ चुका था और ठंडी हवा चल रही थी, जिससे चुभन हो रही थी। 6 लोग आगे दौड़े और ठंडी हवा तेज होती गई। जब ये यांग ने सांस ली तो ऐसा लगा जैसे उसने मुट्ठी भर लोहे की सुइयां निगल ली हों, जिससे उसका गला बुरी तरह चुभ रहा था। पहले से ही दुबला पतला ये यांग ठंडी हवा में खास तौर पर पीला पड़ रहा था और बर्फ के टुकड़े लगातार उसके काले बालों और कंधों पर गिर रहे थे, जिससे थोड़ी ही देर में बर्फ की एक मोटी परत बन गई। आगे के 6 लोगों में उच्च स्तरीय योग्यता और ठंड से बचने के लिए पर्याप्त सच्चा सार था, जबकि ये यांग में केवल निम्न स्तरीय योग्यता थी और उसका सच्चा सार पूरी तरह से अपर्याप्त था, इसलिए वह केवल दृढ़ इच्छाशक्ति से ही ठंड का सामना कर सकता था। दूसरों के विपरीत इस ठंडी हवा में ये यांग का छोटा कद एक लंबा प्रभाव छोड़ रहा था। दौड़ते हुए ये जून और बाकी लोगों ने जानबूझकर गति बढ़ा दी और मुड़कर ये यांग से पूछा, हम अपने मिशन के लिए हमेशा गति को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए हमें अक्सर विभिन्न वातावरणों में तेजी से चलना पड़ता है। क्या तुम इसके आदी हो, ये यांग? हम ये यांग शब्दों को संजोकर रखने वाले व्यक्ति की तरह थे। उनके उत्तर हमेशा बहुत सरल होते थे, जबकि वह अपने सामने खड़े ये जून को गहराई से देख रहे थे। वाह, ये जून ने पीछे मुड़कर और गति जारी रखने से पहले ये यांग की ओर हल्का सा मुस्कुराया। ये यांग केवल 3 चक्करों पर था, जबकि वे सभी कम से कम 4 चक्करों पर थे। इस समय ये यांग थोड़ा पीछे रह रहा था। ये जून की मुस्कान देखकर ये यांग को पता चल गया कि यह एक मुखौटा था जो उसने पहना था। उसका असली इरादा तो बस खुद से छुटकारा पाना था। सिमुलेशन के दौरान उसे पता चला कि ये जून को ये जियोजो ने पहले ही रिश्वत दे दी थी, जिसने ये जून को अपना बनाने के लिए 10,000 चांदी के टैल की भारी कीमत चुकाई थी। मकसद सिर्फ एक था, ये यांग की जंगल में आकस्मिक मृत्यु का रास्ता ढूंढना। उन 10 सिमुलेशन में 3 बार उसकी मौत ये जून के हाथों हुई, इसलिए ये यांग के पास ये जून से सावधान रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। रास्ते में कोई बातचीत नहीं हुई। जब ये जून ये यांग के बारे में सोच रहा था, तब ये यांग भी लगातार उसे देख रहा था। 7 लोग बर्फ में दौड़ रहे थे। ये जून ये यांग को झटकना चाहता था, लेकिन जैसे ही ये यांग बर्फ में गायब होने वाला था, वह अगले ही पल उनके पीछे आ गया। इस पर 6 लोगों ने ये यांग की तरफ देखा और ये नाम की महिला ने तो तिरस्कार भी दिखाया। जब भी वह पीछे छूटने वाला होता, ये यांग को बस वन स्टेप अवे बटन को थोड़ा सा सक्रिय करना होता और वह तुरंत उसके पीछे आ जाता। इस समय ये जून जानता था कि वह उसे झटक नहीं सकता, इसलिए उसने ये यांग को नज़रअंदाज करके पहले मिशन पर जाने का फैसला किया। 1 घंटे बाद सभी एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वह बर्फ से ढकी हुई थी, सफ़ेद रंग का एक चमकदार विस्तार। ये जून रुका और इधर उधर देखा, फिर बोला, इस मिशन के लिए हमें गांव के एक हत्यारे को ढूंढना है। वह एक कबीले के सदस्य की हत्या करके भाग गया था और एक शिकारी ने उसे इस इलाके में अक्सर आते जाते देखा था। हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा। सभी को अकेले काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बेहतर होगा कि हम जोड़ियों में काम करें। फिर ये जून ये यांग की ओर मुड़ा। ये यांग, तुम नए हो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरे साथ टीम बना सकते हो, कोई बात नहीं। ये जून बहुत ही प्यार से मुस्कुराया। ये यांग ने ये जून को सिर हिलाकर इशारा किया कि वह समझ गया है। चलो चलते हैं, ये जून ने आदेश दिया। एक कदम आगे बढ़कर पहले निकल गया। उसने कहा था कि वह ये यांग को अपने पीछे आने देगा, लेकिन वह किसी और के साथ पहले निकल गया। तुरंत चारों लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर 2 जोड़ों में बढ़ गए और तितर बितर हो गए। उनके जाने के बाद ये यांग अकेला रह गया। असल में वे बस ये यांग को परेशान करना चाहते थे। वह गंभीर अपराधी जिसने कबीले के नेता को मारकर भाग निकला था, एक थरी रिवॉल्यूशन साधक था जो पहले से ही ये यांग को धमकाने में सक्षम था। कप्तान के शब्द उन सभी को स्पष्ट थे और उन्होंने मामले का खुलासा नहीं किया। ये यांग के शामिल होने से उन पर असर पड़ा, न सिर्फ इसलिए कि ये यांग की ताकत कम थी, बल्कि इसलिए भी कि वह पिछले दरवाजे से ग्राम सुरक्षा इकाई में दाखिल हुआ था। इससे वे लोग जिन्होंने ग्राम सुरक्षा इकाई में दाखिल होने के लिए कई स्तरों पर कड़ी मेहनत की थी, बहुत नाखुश थे। वे सर्वसम्मति से उसे बाहर करने लगे। ये यांग की नज़र तेज हो गई और वह अपनी गति बढ़ाकर एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसके पैर लगातार जमीन पर पड़ रहे थे, जिससे पैरों के निशान पड़ रहे थे। पहाड़ी रास्ता पहले से ही उबड़-खाबड़ था और बर्फ के कारण फिसलन भरी जमीन ने पहले से ही मुश्किल रास्ते में और भी खतरा पैदा कर दिया था। इसके अलावा शिकारी अक्सर इन पहाड़ों में शिकार करते थे और जमा हुई बर्फ के नीचे बाघ के जाल छिपा कर रखते थे। जरा सी चूक पैर टूटने का कारण बन सकती थी। इन पहाड़ों में बिना मार्गदर्शन के नए लोगों को आसानी से नुकसान हो सकता था। केवल अनुभवी लोग ही इन बाधाओं से बच सकते थे। बाघ के जाल के खतरे के अलावा दलदल भी थे। इन शांत पहाड़ों में एक पल की भी असावधानी जान ले सकती थी। जाहिर है ये जुन और बाकी लोग ये यू को इन खतरों के बारे में नहीं बताना चाहते थे और ये यांग ने सिमुलेशन में कई मुश्किलें झेली थीं।
वह सभी खतरनाक जगहों से बचने में कामयाब रहा। ठंडी हवा लगातार चल रही थी और ये यांग बर्फ में इधर उधर देख रहा था। ये यांग लगातार इन पहाड़ों से गुजर रहा था, कभी कभी अपने कदमों से जंगली खरगोशों को चौंका देता था जो जल्दी से अपने बिलों में भाग जाते थे। एक अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद ये यांग रुक गया। पिछले सिमुलेशन के अनुसार भगोड़ा यहाँ था। ये यांग चुपचाप पास आया। अपराधी एक गुफा के अंदर था, गर्मी से बचने के लिए आग जला रहा था और एक हिरन का पैर आग पर सेंक रहा था। मांस की गंध तुरंत फैल गई। इस समय उसके पास उसका आत्मा शिशु भला नहीं था, जिससे निस्संदेह उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। हालांकि ये यांग के पास 3 भाले के इरादे थे जो इस तरह के साधारण छोटे से बच्चे से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर ये यांग ने चुपचाप अपने सामने खड़े बड़े आदमी को देखा। वह थका हारा लग रहा था, उसकी आंखों में गहरे बैंगनी रंग के बैग थे और उसके कपड़े खून से सने, गंदे और बदबूदार थे। जाहिर है पिछले दिनों भागकर आने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अचानक उसे अपने सामने किसी के होने का आभास हुआ और जब उसने ऊपर देखा तो उसका दिल एकदम से धड़क उठा। उसे पता ही नहीं चला कि ये यांग कब गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उसका पहले से ही तनावग्रस्त दिल ये यांग के अचानक प्रकट होने से और भी घबरा गया। धिक्कार है, तुमने मुझे बहुत डरा दिया, बड़े आदमी ने आगे बढ़ने के लिए कहा। हालांकि अचानक हवा का एक झोंका आया और ये यांग अपनी जगह से गायब हो गया। जब ये यांग फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही बड़े आदमी के पीछे था। बड़े आदमी ने ये यांग को हिलते हुए भी नहीं देखा, बस हवा का एक झोंका महसूस किया। उसके बाद उसके पेट में तेज दर्द हुआ। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके सीने में पहले से ही खून से सना एक छेद था। फिर भय और अनिच्छा से भरी आंखों से बड़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। बड़े आदमी का सिर काटने के बाद ये यांग ने मिशन पूरा समझा। उसने उसे एक थैले में रखा और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट गया। इसी समय ये यांग के जाने के बाद एक खुली जगह में 6 लोग इकट्ठा हुए। बॉस, अगर हम ये यांग को ऐसे ही छोड़ दें तो क्या कोई समस्या नहीं होगी? क्या समस्या हो सकती है? ये यांग तो बस एक बोझ है, अगर वह मर जाए तो बेहतर है। यही अपने साथी की बातें सुनकर खुद को रोक नहीं पाए। कुल के मुखिया ये जियोझोऊ ने आदेश दिया है कि ये यांग जंगल में दुर्घटनावश मर जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम सबको सिर्फ 1000 चांदी के टैल मिलेंगे, ये जून ने दूसरों से फुसफुसाते हुए कहा। ये सुनकर कुछ लोग हैरान रह गए। 1000 चांदी के टैल कोई छोटी रकम नहीं थी, यह उनकी 2 महीने की तनख्वाह के बराबर थी। ये यांग में बस कम योग्यता है, वह हमें सिर्फ नीचे गिराएगा। बेहतर होगा कि उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए और वह गायब हो जाए। सभी ने सहमति में बात की। उन्हें शुरू से ही ये यांग पसंद नहीं था। मुझे यकीन है कि वह पहले ही किसी शिकारी के बाग के जाल में फंस चुका होगा और किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया होगा, ये ने उत्साह से अनुमान लगाया। हालांकि उसी क्षण जब ये यांग भावशून्य होकर एक सिर लेकर वहां पहुंचा तो सभी दंग रह गए। यहां तक कि ये जून ने भी अविश्वास में अपनी आंखें मलीं। इस बर्फीले मौसम में उन्हें भी उसे ढूंढने में शायद कई दिन लग जाते, खासकर जब पहाड़ इतना बड़ा था और पैरों के निशान ताज़ी बर्फ से ढके थे। फिर भी ये यांग 1 घंटे से भी कम समय में अपराधी का सिर लेकर लौट आया और ये यांग के हाव भाव से लग रहा था कि उसकी सांस फूली नहीं थी। उसके कपड़ों पर धूल या खून का एक कण भी नहीं था। ये जून जल्दी से आगे बढ़ा, ये यांग के हाथ से सिर लिया और उसकी जांच की, जिससे पुष्टि हुई कि यह वास्तव में भागा हुआ अपराधी ही था। ये यांग, तुमने उसे कैसे ढूंढा? ये आखिरकार अपने दिल में उठे संदेह को दबा नहीं पाए और जल्दी से पूछ बैठी। ये यांग हल्के से मुस्कुराया, उसका चेहरा ठंडी हवा से पहले ही पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें साफ और गहरी थीं। उसने जमीन से बर्फ उठाए, अपने हाथ से खून पोंछा और कहा, प्रशिक्षक ये फैंग ने एक बार कहा था कि किसी अपराधी को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को उसकी जगह रखकर सोचो कि इस जगह से भागने के बाद वह क्या करेगा। यहाँ बर्फबारी होती है और इतने लंबे समय तक भागने के बाद वह पहले आश्रय जरूर ढूंढेगा और हवा और बर्फ के रुकने का इंतजार करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। गुफाओं जैसी जगहों पर आराम करने के लिए देखकर मैंने उसे स्वाभाविक रूप से ढूंढ लिया। ये यांग के शब्द सहजता से कहे गए थे, लेकिन उन्होंने 6 लोगों को स्तब्ध कर दिया। अकादमी में प्रवेश करते समय उन्होंने स्वाभाविक रूप से यह सीख लिया था, लेकिन वे इसे लगभग भूल ही गए थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये यांग इसे लागू करेंगे और इतने महत्वपूर्ण परिणामों के साथ। उन्हें यह नहीं पता था कि लाइफ सिम्युलेटर की वजह से ये यांग को भगोड़े का ठिकाना पहले से ही पता था। ये जून की आंखें चमक उठीं और उसने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, शाबाश ये यांग, तुम सबको ये सीखना चाहिए कि ये यांग अपराधियों को कैसे पकड़ता है। उसकी हमेशा की तरह खिली हुई मुस्कान अब थोड़ी बेमिल लग रही थी। जून की मिशन पूरा हो गया है, चलो वापस चलते हैं और रिपोर्ट करते हैं। ये जून ने सबको इशारा किया और जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से लौटने लगे।
जब तक वे नाइट क्लैन विलेज लौटे तब तक अंधेरा हो चुका था। नाइट क्लैन विलेज के हर घर से लाल बत्तियां चमक रही थीं और खाने की खुशबू लगातार फैल रही थी। हर परिवार गर्म ईंटों के बिस्तर के चारों ओर इकट्ठा हुआ, साथ में खाना खा रहा था और अपने कठिन दिन का अंत मुस्कुराहट के साथ कर रहा था। पैट्रिक हॉल में पहुंचकर ये जून ने ये यांग के हाथ से सिर ले लिया। ये यांग, मैं अब रिपोर्ट करने जा रहा हूं। तुम सब यहाँ एक पल के लिए मेरा इंतजार करो। ये जून बोलने के बाद पैट्रिक भवन में गया और कुछ ही देर बाद चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला लेकर बाहर आया। ये 700 चांदी के सिक्के हैं। हमने मिलकर मिशन पूरा किया है, इसलिए हर व्यक्ति को 100 चांदी के सिक्के मिलेंगे। इतनी आसानी से 100 चांदी के सिक्के मिलने पर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये यांग ने ये जून द्वारा दिए गए 100 चांदी के सिक्के ले लिए और ये जून को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा। इनाम मूल रूप से 1000 चांदी के सिक्के थे, लेकिन जब ये जून बाहर आए तो ये जून ने चुपके से 300 चांदी के सिक्के ले लिए थे। लेकिन ये यांग ने उसे बेनकाब नहीं किया, उसने बस हाथ बढ़ाकर चांदी के सिक्के ले लिए। उसके चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं दिखा। ये यांग को स्वाभाविक रूप से चांदी की इस छोटी सी मात्रा की परवाह नहीं थी, लेकिन ये जून के कार्यों ने न केवल उसे बल्कि दूसरों को भी लगातार धोखा दिया। ये जून ने ये यांग की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, ये यांग, एक नए व्यक्ति के रूप में कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें शायद पता न हो। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा, बस ध्यान देना। परिवार द्वारा सौंपे गए मिशनों को आप मना नहीं कर सकते, भले ही वे आपके नियंत्रण से बाहर हों, लेकिन आप मदद के लिए टीम के साथियों को चुन सकते हैं। दूसरी बात, जब भी कोई मिशन पूरा होकर जमा होता है, मुझे उसे आपकी ओर से जमा करना होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अति संवेदनशील जानकारी लीक न हो, क्योंकि अंदर आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। ये यांग ने सुना और थोड़ा सिर हिलाया। ये जून वाकई चालाक था। हर कोई अपने पूरे किए गए मिशन जमा कर सकता था। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वह हर बार कुछ चांदी के सिक्के कमाना चाहता था। उसकी बातें दूसरों को धोखा दे सकती थीं। जहां तक खुद की बात है, ये यांग बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा दिया। एक नए खिलाड़ी के रूप में ये यांग, एक और बात है, हम सभी अपनी नियमित बैठकों और मनोरंजन के खर्चों के लिए महीने में एक बार टीम शुल्क देते हैं। हर बार कप्तान को 100 चांदी के सिक्के दिए जाते हैं। इसी समय ये ने टीम शुल्क के बारे में बात करना शुरू किया। अरे ये यांग अभी अभी भर्ती हुआ है, इसलिए उसके पास चांदी के सिक्के कम पड़ रहे होंगे। मुझे लगता है कि हम इस महीने के सिक्के छोड़ सकते हैं। ये जून ने ये यांग की मदद करने के लिए जल्दी से बीच में ही टोक दिया, लेकिन उसकी नज़र ये यांग के हाथ में रखे 100 चांदी के सिक्कों पर टिकी थी। ये जून की बातें सुनकर ये और भी ज्यादा परेशान हो गया। कैप्टन, क्या तुम भूल गए? ये यांग इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का चैंपियन था। उसके पास 1000 चांदी के सिक्के हैं। इसी समय ये गुवान नाम का एक दुबला पतला आदमी भी बोला, ये यांग, टीम बनाना कैप्टन के और करीब आने का एक शानदार मौका है। तुम्हें पता होना चाहिए कि विलेज प्रोटेक्शन यूनिट में हम सभी के अंततः परिवार के बुजुर्गों में से एक बनने की बहुत संभावना है, लेकिन इसके लिए कैप्टन की सिफारिश जरूरी है। अपने भविष्य के लिए तुम्हें अभी टीम की फीस चुका देनी चाहिए। ये सही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्डरफैंग भी विलेज प्रोटेक्शन यूनिट से ही आगे बढ़े हैं। कैप्टन की सिफारिश के बिना तुम्हें यहाँ जिंदगी भर तकलीफ उठानी पड़ेगी। सबकी बातें सुनकर ये यांग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, और ये जून शुरू से आखिर तक मुस्कुराते हुए किनारे खड़ा ये यांग को देखता रहा। ये देखकर कि सब लोग और ज्यादा उत्साहित हो रहे थे, ये जून ने जल्दी से बीच में ही टोक दिया, सिफारिशें जायज़ हैं, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें कोई खास तवज्जो दूंगा। सबकी बातें आगे पीछे ये यांग को हिला तक नहीं पाईं। मुझे अकेला रहना ज्यादा पसंद है, मुझे आमतौर पर एकता पसंद नहीं। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगा। ये कहने के बाद ये यांग मुड़ा और कोने में गायब हो गया। उफ, इस दृश्य से सब इतने हैरान थे कि वे काफी देर तक कुछ कह नहीं पाए। ये यांग वाकई घमंडी है। हमने इतना कुछ कहा और इसने एक भी शब्द नहीं सुना। ये जोर से चिल्लाया। ये जून ने भी अजीब तरह से सबको देखा। ये यांग पूरी प्रक्रिया के दौरान चुप रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने ही नाटक का निर्देशन और अभिनय कर रहे हों, मानो कोई मजाक कर रहे हों। जिस दिशा में ये यांग गए थे, वहां देखते ही ये जून के चेहरे की खिली हुई मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह हत्या के इरादे का एक ठंडा सा भाव आ गया। ठीक है, बहुत देर हो गई है, सब लोग वापस जाकर आराम करो, ये जून ने सभी से ठंडे स्वर में कहा। उसका स्वर बेहद ठंडा था। उसके स्वर से कुछ लोग थोड़े डर गए, लेकिन सबने सिर हिलाया और चले गए। ... ये यांग के चले जाने के बाद वह मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। कैसा शापित परिवार का बुजुर्ग, कप्तान की कैसी चापलूसी, ये सब बकवास था। इस घिनौने छोटे से परिवार को वह देर सवेर छोड़ ही देगा। कौन इस परिवार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने को तैयार होगा? और हंसी की बात तो ये थी कि इन बेचारों को पता भी नहीं था कि वे दुष्वप्न वाले बूढ़े दानव के मोहरे हैं, बस उसे जिंदा करने के लिए।
लकड़ी के घर में वापस आकर ये यांग ने अंगीठी जलाई, कुछ लकड़ियां डालीं और आग धीरे धीरे तेज जलने लगी। कमरा भी गर्म हो गया। ये यांग ने लाइफ सिम्युलेटर में 100 चांदी के सिक्के रिचार्ज किए। रिचार्ज सफल। वर्तमान बैलेंस 100 चांदी के सिक्के हैं। क्या तुम लाइफ सिम्युलेटर इस्तेमाल करना चाहोगे? हर इस्तेमाल की कीमत 500 चांदी के सिक्के है। सिमुलेशन की कीमत देखकर ये यांग की सांस अटक गई। 500 चांदी के सिक्के, ये कोई छोटी रकम नहीं थी। थरी रिवॉल्यूशन में प्रवेश करने के बाद कीमत भी काफ़ी बढ़ गई। आह भरते हुए ये यांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना शुरू कर दी। धीरे धीरे आसपास के युवान सागर को अपने युवान सागर में खींचकर अपने युवान सागर के उस हिस्से को फिर से भर लिया जो उसने आज खो दिया था। दूसरी तरफ एक भव्य रूप से सजे हुए हॉल में 3 लोग एक बड़ी मेज पर खाना खा रहे थे। व्यंजन अविश्वसनीय रूप से लजीज थे। भुनी हुई बत्तख की खाल सुनहरी थी और चारों ओर तरह तरह के तले हुए व्यंजन थे। सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। ये युए के घाव अब ठीक हो गए थे। अखाड़े की लड़ाई के बाद ये फैंग ने उसे गले लगाया और एक उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय गोली खिलाई। ये यांग ने भले से जो कान छेदा था वह भी वापस हो गया था। आसपास की मोमबत्तियों ने कमरे को रोशन कर दिया। ये जियोजो ने अपना शराब का प्याला उठाया और एक हल्का घूंट लिया। ये युए, मेरे प्यारे बेटे, मैंने तुम्हें जिस मामले की जांच करने के लिए सौंपा था उसमें सब कैसा चल रहा है? तीनों व्यक्तियों की परछाइयां मोमबत्ती की रोशनी में हिल रही थीं, बेचैन जानवरों की तरह। ये यू ने उसी समय मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे मजे से चबाने लगा। पिताजी, पिछले कुछ दिनों में मेरी जांच पड़ताल से पता चला है कि मेरे भाई के हाथ में जो भाला है उसकी उत्पत्ति बहुत अस्पष्ट है। मैंने नाइट क्लान विलेज के सभी लोहारों से पूछा और उन सभी ने कहा कि उन्होंने ये यान के लिए कभी कोई हथियार नहीं बनाया। ये यू की बात सुनकर ये जियोजो ने सिर हिलाया। अस्पष्ट उत्पत्ति। ये जियोजो ने अपने प्याले में से बढ़िया शराब निकाली और उपहास किया। लगता है कि ये यान के हाथ में जो भाला है वह संभवतः उस व्यापारी कारवां द्वारा खोया गया आत्मा शिशु भाला है। अगर सच में ऐसा है तो ली एरवा की मौत निश्चित रूप से ये यान की वजह से हुई थी। जहां तक ये शान की बात है वह भी शायद गंभीर संकट में है। ये जियोजो अच्छी तरह जानता था कि ये शान उसका आदमी है और ऐसी आवाज के बिना कभी गायब नहीं होगा। कल मैं ये यांग से उसके हाथ में उस लाल भाले की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करूंगा। बटलर, कल सुबह जल्दी ही गांव के शस्त्र मंडप से एल्डर ये डुआन को बुला लीजिए। मैं ये यांग के अपराधों का व्यक्तिगत रूप से पर्दाफाश करना चाहता हूं। बोलने के बाद ये जियोजो के चेहरे पर एक अदम्य उत्साह दिखाई दिया। फिर उसने शराब का एक और प्याला डाला, खिड़की के पास गया और उसे पूरा पी गया। कल, जब तक ये यांग के हाथ में लंबा भाला आत्मा शिशु भाला है, चाहे वह कितना भी इनकार करे या गोलमोल बातें करे, उसके अपराधों को साफ करना मुश्किल होगा। जब तक ये यांग इस मुसीबत से निपट लिया जाता है, उस भोले लड़के ये यू को संभालना आसान होगा। मैं ये यू को मारने के लिए किसी को ढूंढ लूंगा और फिर परिवार की पूरी संपत्ति मेरी, ये जियोजो की हो जाएगी। ये सोचते हुए ये जियोजो ने अपना सिर घुमाया और खा रही ये यू को गहरी नज़र से देखा। उसके मुंह के कोने पर अनायास ही एक भयावह मुस्कान उभर आई। भोर से पहले का अंधेरा धीरे धीरे छट गया और बर्फ गिरना बंद हो गई। सुबह सुबह कुल नेता एल्डर ये डुआन के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। अंदर आइए, एल्डर ये डुआन ने कहा। वह पूरा दिन और रात तलवार गढ़ रहा था और उसे पता ही नहीं था कि उसे सोए हुए कितना समय हो गया है। अगर वह साधक न होता तो शायद अब तक अचानक उसकी मृत्यु हो गई होती। एल्डर ये डुआन देखने में तो बूढ़े जैसे लगते थे, लेकिन उनका शरीर बहुत मजबूत था। गांव के ज्यादातर अच्छे हथियार उन्होंने ही गढ़े थे और गांव की लोहार की दुकानें भी उनकी शाखाएं थीं। कहा जा सकता था कि नाइट फैमिली के सभी लोहे के बर्तनों पर उनका ही नियंत्रण था। दरवाज़ा खोला गया और ये जियोजो का रसोईया दिखाई दिया। एल्डर दुवान, एल्डर ये जियोजो ने आपको एक हथियार की पहचान करने के लिए पैतृक भवन में बुलाया है। यह मामला एक मौत से जुड़ा है और हमें उम्मीद है कि एल्डर दुवान आकर आपकी मदद कर सकते हैं। ये जियोजो के रसोईया के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसे डर था कि कहीं गलती से भी वह नाराज न हो जाएं। ओह, क्या इसमें कोई मौत शामिल है? तो तुम पहले वापस जाओ, मैं थोड़ी देर में पैतृक भवन पहुंचता हूं, उन्होंने कहा और फिर ये जियोजो के रसोइये को बाहर भेज दिया। एल्डर ये डुआन को अंदाज़ा होने लगा कि यह कैसी मौत है, लेकिन उन्होंने हाल ही में अखाड़े में होने वाली मौतों के बारे में ही सुना था। काफ़ी सोचने के बाद कोई सुराग न मिलने पर एल्डर ये डुआन ने अपने कपड़े पहने और दरवाजे से बाहर निकल गए। सुबह की बर्फ ने नाइट क्लान गांव को सफ़ेद कर दिया था। ठंडी सड़क पर कदमों की आवाज़ आ रही थी। बर्फ पर पैर रखते ही चरमराहट की आवाज़ आ रही थी। ये यान के लकड़ी के घर के सामने कदम रुक गए। एक पहरेदार आगे बढ़ा और ये यान का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। ये यान, पैतृक भवन में कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम्हारी उपस्थिति ज़रूरी है। वह लाल भाला ले आओ जिसका तुमने अखाड़े में इस्तेमाल किया था।
ये यांग ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं, बिस्तर से उठे और दरवाजे पर पहरेदारों की कतार को देखा। आखिरकार वहां ही गया। आत्मा शिशु भाला लेकर वह कुछ लोगों के पीछे पीछे पैतृक भवन में गया। जैसे ही वह पैतृक भवन के द्वार में दाखिल हुआ, ये जीव जो बीच में खड़ा था, उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे वह स्पष्टीकरण मांगने को तैयार हो। ये यांग ने चारों ओर देखा और पाया कि परिवार के सभी बुजुर्ग आ चुके थे, जिनमें एल्ड ये दुवान और ये 13 भी शामिल थे। वे सभी गंभीर भाव से ये जीवजोहू के अगले बयान का इंतजार कर रहे थे। ये यांग के कुछ बोलने से पहले ही ये जीवजोहू आगे बढ़ा और आत्मा शिशु भाला उठा लिया। ध्यान से उसकी जांच करने के बाद उसने तुरंत राहत की सांस ली। ये भाला कोई साधारण कलाकृति नहीं है। मुझे शक है कि ये दान परिवार के व्यापारी कारवां का आत्मा शिशु भाला है। ली एरवा की मौत निश्चित रूप से इतनी आसान नहीं है। जरूर ये यांग ने उसे मार डाला होगा और ये शान को फंसाया होगा। ये जीवजोहू के बोलने के बाद सभी बुजुर्ग ये यांग की ओर देखने लगे, उसके हाव भाव में कुछ देखना चाहते थे। लेकिन उनकी निराशा के लिए ये यांग का चेहरा हमेशा की तरह सामान्य था। ये यांग, क्या उसने जो कहा वह सच है? ये 13 ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए पूछा। ये 13 भी हैरान था कि हाल ही में ये सब क्यों हो रहा है, और ये सब ये यांग से जुड़े थे। ये यांग, डरो मत। अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो बेझिझक स्वीकार करो। हम तथ्यों को कभी नहीं तोड़ मरोड़ेंगे। क्या तुम्हें ये शान और ली एरवा के मामले के बारे में पता है? ये फैंग ने भी ये यांग की मदद करने के लिए बात की, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि ये यांग ने ऐसा किया है। वही थे जिन्होंने शुरू से ही इस मामले की जांच की थी, और उन्होंने अपराध के पीछे ये यांग के मकसद को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। ये शान, ये यांग ने कुछ उलझन में हैरान होकर पूछा। मैंने ली एरवा का नाम सुना है। मैंने सुना है कि उसकी पहले उसके घर में हत्या कर दी गई थी। जहां तक ये शान नाम के किसी व्यक्ति की बात है, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। ये शान, ये यांग के जन्म से ही व्यापारियों के कारवां का पीछा कर रहा था, और उस समय ली एरवा की मृत्यु की खबर पूरी तरह से फैली नहीं थी। सभी को बस इतना पता था कि ली एरवा की मृत्यु उसके घर पर हुई थी। ये शान के मामले के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। अगर ये यांग ने इस समय ये शान का नाम लिया होता तो उसका शक जायज होता। ऐसा दिखावा मत करो कि तुम्हें पता नहीं है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम इस आत्मा शिशु भले को कैसे समझाओगे जिसका तुम इस्तेमाल कर रहे हो? ये यांग की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपने पीछे लाल भाले को देखा। तो इसे आत्मा शिशु भाला कहते हैं, है ना? मुझे तो पता ही नहीं था कि इसका कोई नाम भी है। ये यांग ने आत्मा शिशु भले को कुछ उत्साह से देखते हुए कहा, मानो उसे कुछ पता ही न हो। बहस बंद करो, ये सिर्फ तुम्हारी अटकलें हैं। अब कृपया एल्डर डुआन से जांच करने के लिए कहो कि क्या वह लाल भाला आत्मा शिशु भाला है। ये फैंग ने ये 13 को बीच में ही टोकते हुए एल्डर ये डुआन की ओर हाथ बढ़ाए। जरा रुको। एल्डर ये डुआन आगे बढ़े, आत्मा शिशु भाला उठाया और ध्यान से उसकी जांच करने लगे। भाले का डंडा बहुत मजबूत था, लेकिन वह लकड़ी का नहीं था। वह एक दुर्लभ महीन स्टील का बना था जो बिना टूटे 108 डिग्री तक मुड़ सकता था। इसके अलावा भाले के अग्रभाग में एक तेज धार थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी चीज को भेद सकता है। बार बार पुष्टि करने के बाद एल्डर डुआन उत्साह से हकलाते हुए बोले, ये सही है। यह असल में एक रहस्यमय हथियार है, आत्मा शिशु भाला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, डुआन, अपने जीवन काल में एक रहस्यमय हथियार देख पाऊंगा। एल्डर ये डुआन हाँफते हुए आत्मा शिशु भाले को बार बार सहला रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भर रही थीं। अब ये यांग, तुम कैसे बहस कर सकते हो? कबीले के नियमों के अनुसार जो कोई भी अपने फायदे के लिए कबीले के सदस्यों को नुकसान पहुंचाएगा उसे अग्निदंड दिया जाएगा। पहरेदारों, ये यांग को ले जाओ और चिता तैयार करो। ये 13 ने उत्साह से आदेश दिया और कोई तुरंत ये यांग को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। रुको, हालांकि ये यांग के पास आत्मा शिशु भाला है, फिर भी तुम्हें कैसे पता कि यह उसी का काम था? ये फैंग तेजी से आगे बढ़े और पास आ रहे पहरेदारों को रोका। ये यांग, मुझे सच बताओ, क्या ली एरवा को सच में तुमने मारा था? ये फैंग ने ये यांग की ओर देखा और फिर पूछा। एल्डर ये फैंग, ली एरवा की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये भाला शिकार करते समय गांव के बाहर नदी के किनारे मिला था, इसलिए मैंने इसे उठा लिया। मैं सच में कुछ नहीं जानता। ये यांग के चेहरे पर अनायास ही घबराहट के भाव उभर आए और उसने तुरंत इनकार कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही किया है, पर कबूल करने की हिम्मत नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि तुम ही हत्यारे हो। ये 13 ने तुरंत ये यांग को डांटा। ये सुनकर ये यांग के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए और उसने झट से इनकार कर दिया। असंभव, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता।